Hello everyone, welcome back to the channel. तो yet we are back with another lecture of PYQs of different JEE एग्जाम, ए एग्जाम, ESE एग्जाम, जितने भी ESE, AE और JEE में हमारे PYQ हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि CBT 1 CBT 2 वाला पैटर्न आ गया है। बहुत सारे एमसीक्यू करने की जरूरत है अब हमें। तो अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है या पहले के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जरूर जाके प्लेलिस्ट में जरूर चेक करिएगा। अच्छे क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। और पहला जो क्वेश्चन आज का है वो आप लोगों के लिए है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1, द क्रिटिकल पाथ इन पर्ट रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ प्रोजेक्ट नेटवर्क। तो क्या जो हमारा क्रिटिकल पाथ होता है पर्ट में वो क्या शॉर्टेस्ट पाथ रिप्रेजेंट करता है किसी भी प्रोजेक्ट का। और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि एक्टिविटीज ऑन द क्रिटिकल पाथ हैव जीरो स्लैक टाइम। तो जो हमारी एक्टिविटीज जो एक्टिविटीज होते हैं हमारी क्रिटिकल पाथ पे, क्या उनका स्लैक टाइम जीरो होता है। तो जीरो स्लैक टाइम होता है। तो ये आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या फिर स्टेटमेंट 2 गलत है या फिर स्टेटमेंट 1 गलत है या फिर स्टेटमेंट 2 गलत है या दोनों सही है दोनों गलत है। जो भी आपका आंसर है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम इसका आंसर बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो आपको लगता है बिल्कुल आप हमारे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा मतलब दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं। तो आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हुए चलेंगे कि टिम्बर कैन बी मेड फायर रेजिस्टेंट बाय। तो जो हमारा टिम्बर है उसको हम अग्नि विरोधक कैसे बना सकते हैं, मतलब अग्नि से जो हमारा फायर रेजिस्टेंस है उससे कैसे बना सकते हैं। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कहता है क्वेंचिंग, चेयरिंग, हॉट एंड ओपन टैंक ट्रीटमेंट, डिपिंग एंड स्टिपिंग प्रोसेस। ये DSSB जेई 2021 का क्वेश्चन है। अगर हम चारों ऑप्शन को डिस्कस करें तो क्वेंचिंग क्या होता है। क्वेंचिंग क्या है, एक बहुत ही फास्ट मेथड है। इसमें क्या होता है कि हमने एक बहुत हाई टेम्परेचर तक किसी मटेरियल को गर्म किया, उसको हीट अप किया, फिर उसके बाद उसे हमने सडन कूल्ड प्रोसेस के लिए डाल दिया, मतलब कूलिंग करने के लिए हमने सडन उसको डाल दिया। वो हो सकता है वो हम उसको वाटर में भी डाल सकते हैं और ऑयल में भी डाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी क्वेंचिंग होती है। वहीं पे अगर हम चेयरिंग की बात करें तो चेयरिंग में क्या होता है, अगर जिस सरफेस को मुझे चेयरिंग करनी है, चेयरिंग प्रोसेस जो करनी है कैरिंग, उसके लिए क्या है पहले उस सरफेस को मुझे वेट करना पड़ेगा कम से कम आधे घंटे के लिए। तो हाफ आवर के लिए हम उस सरफेस को वेट करेंगे। फिर उसको जो भी हमें डेप्थ तक उसे बर्न करना है, मतलब इसमें क्या होता है हम उसको पहले थोड़ी देर गीला करते हैं, फिर उसके बाद हम वुड फायर पे उसको गर्म करते हैं। जैसे मान लो 15 mm की मुझे ऊपर की जो लेयर है उसको मुझे चेयर करना है, तो अब मैं उसे उसे गर्म करेंगे, उसे मतलब फायर में यूज करके बर्न करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो हमने चेयर पोर्शन किया उसको हम पानी के अंदर उसे ठंडा करेंगे। तो इसके कारण क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी कोल की। तो जैसे हमने इसको लिया और हमने इतने पोर्शन को इसको बर्न कर दिया, उसके बाद हमने कोल्ड वाटर में इसको ठंडा कर लिया, तो अब इस पे जो है ना एक कोल की लेयर बन जाती है। अब ये जो कोल की लेयर है इसका क्या एडवांटेज है, ये हमारा जो है फंगाई, मतलब इस पे फंगाई जितने भी वाइट आयंस हैं ये सब है ना, मॉइस्चर जो है मॉइस्चर फंगाई या फिर वाइट आयंस इस पे अटैक नहीं करेंगे। ये तो इसका एडवांटेज हो गया। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि सबसे पहली बात, अगर कोल की एक लेयर बन रही है, मतलब उस पे एक ब्लैक कोल कलर की एक लेयर बन रही है, वो देखने में इतना अमेजिंग सा नहीं है, मतलब थोड़ा गंदा सा लगेगा, तो इसको हम एक्सटीरियर वर्क के लिए तो यूज नहीं कर सकते। अब दूसरी बात, हमने इसे बर्न किया है तो अब क्या होता है, कुछ जो स्ट्रेंथ होती है टिम्बर की वो रिड्यूस हो सकती है चेयरिंग के कारण। मतलब जो हमने ये वाला प्रोसेस किया है चेयरिंग, इसमें हम इसको बर्न करते हैं, तो जो भी थोड़ा हमने टिम्बर का अमाउंट बर्न किया है इस वजह से क्या हो सकता है कि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो सकती है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है हॉट एंड ओपन टैंक ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या करते हैं, ये बहुत ही मतलब एक अच्छा ट्रीटमेंट है, इसको यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक हमारा टैंक है जिसमें हम अपने टिम्बर को सबमर्ज करते हैं। अब ये टैंक जो है ना वो प्रिजर्वेटिव जो सॉल्यूशन है उससे फिल होता है। इस टैंक में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन फिल होता है। अब इसमें हम अपना टिम्बर को सोक करते हैं। अब क्या होता है, हम धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं कुछ आवर्स के लिए, और टेम्परेचर को हम कितना इंक्रीज करते हैं, 85 डिग्री से लेके 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाते हैं, इसे सेल्सियस तक पहुंचाते हैं। और इसको कुछ घंटों के लिए हम वहाँ पे गर्म करते हैं। अब हमने क्या किया, इसको गर्म किया, ये हमारा जो है टिम्बर इसमें सबमर्ज्ड है। अब क्या होगा, धीरे धीरे अब इसमें से हमें अपना टिम्बर निकालना नहीं है, इसी के अंदर हमारा ये टिम्बर सबमर्ज्ड है। अब इस टैंक को धीरे धीरे ग्रेजुअली हम कूल डाउन करेंगे। तो पहले हमने 85 से 90 डिग्री तक बर्न किया, मतलब हीट अप किया, फिर हमने इसी टैंक में उसे रहने दिया और टिम्बर को ग्रेजुअली हमने कूल डाउन किया। इस मेथड से क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलती है, और इसी मेथड से हम फायर रेजिस्टेंस भी बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी मेथड से हम इसको बहुत सारे जैसे फंगाई, आंट, वाइट आंट, इन सब के
इन सब के जो अटैक होता है इससे तो बचाते ही हैं, इनफैक्ट हमें इसे बहुत अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सैप वुड को बहुत अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है और हम इसे फायर रेजिस्टेंट भी बनाते हैं। वहीं पर अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें, डिपिंग एंड स्टीपिंग, इसमें क्या होता है कि हम इसमें थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन जो होता है हमारा, उसको उसमें हम इसको डिप करके रखते हैं। डिप करके रखते हैं, ये बेटर होता है ब्रशिंग और स्प्रेइंग से। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम जो प्रिजर्वेटिव है उसमें हम इसको डिप करके रखते हैं, सोक करके रखते हैं, और फिर उसके बाद हम उसे निकाल के यूज़ करने लगते हैं। तो डिपिंग एंड स्टिपिंग प्रोसेस। तो क्वेंचिंग देखा हमने, चेयरिंग देखा, हॉट एंड ओपन टैंक विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो बोल रहा है कि द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन, तो जो गुड बिल्डिंग स्टोन होता है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन सबको पता है, पर ये क्वेश्चन क्यों ऐड किया है आप ये देखिए। इस क्वेश्चन को मिजोरम, राजस्थान, कर्नाटका, LMRC, HFSC, HP SSC, यहाँ ही नहीं खत्म हो रहा, ये देखिए महाराष्ट्र, KPSC, AP SSC, फिर UBRVNL में, KPSC, SSC JE में, ESE 1998 में, SSC JE 2010 में, 11 में, सब में बहुत बार पूछा गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा इसको इंक्लूड कर देना चाहिए कि जो गुड बिल्डिंग स्टोन होता है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो वो जो हमारी क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो एटलीस्ट 100 मेगा पास्कल होनी चाहिए, 100 मेगा पास्कल होनी चाहिए। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, अगर मैं गुड स्टोन की बात करूं, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है अगर वहां तक की हम बात करते हैं तो वो हमारे 60 से लेके, गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 60 से लेके 200 Nm² के बीच में होनी चाहिए। ये हमारे गुड बिल्डिंग स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि गुड स्टोन का कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कितना होना चाहिए, जो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस होता है वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, तो 14 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे गुड बिल्डिंग स्टोन के। एक तो वो ड्यूरेबल होना चाहिए, अच्छे से वेदरिंग को इफेक्ट हैंडल कर सके, ड्यूरेबल होना चाहिए, उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो एटलीस्ट हमारी 100 मेगा पास्कल होनी चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी 60 से लेके 200 Nm² के बीच में वेराई करनी चाहिए, और क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस हमारा एटलीस्ट 14 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं कि बॉक्साइट इज अ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैविंग डल लक्सचर, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैविंग शाइनिंग लक्सचर, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैविंग विटेरियस लक्सचर, या फिर बेरियम सल्फेट हैविंग विटेरियस लक्सचर। 2021 में HP SSC JEE में पूछा गया है। बट इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बॉक्साइट में बेरियम सल्फेट का कोई लेना देना नहीं है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमारा हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसी से मतलब है। अब पर देखते हैं ये डल लक्सचर है या फिर शाइनिंग लक्सचर है या फिर विटेरियस लक्सचर है। तो अगर हम इसकी बात करें बॉक्साइट की, तो ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैविंग डल लक्सचर विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं पर अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो ये एक तरीके का सेडिमेंट्री रॉक है। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। वेल सेडिमेंट्री रॉक के साथ साथ इसमें क्या है, आपको एल्युमिनियम का कंटेंट सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसको देखने में एल्युमिनियम का कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। रेडिश ब्राउन कलर या फिर वाइट टेन कलर में देखने को मिलता है। ये रेडिश ब्राउन कलर या फिर वाइट टेन कलर में देखने को मिलता है। ये सेडिमेंट्री रॉक है और हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद डल लक्सचर इज अ बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि द मैक्सिमम वाटर कंटेंट रेशियो स्पेसिफाइड फॉर RCC कंस्ट्रक्शन इन सीवियर एक्सपोजर कंडीशन एज पर IS 456। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, IS 456 किससे रिलेटेड है, तो हमारे RCC के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। अब इसमें भी वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट रेशियो बताओ। वाटर जो कंटेंट रेशियो है उसका मैक्सिमम वाटर कंटेंट रेशियो बताना हमें किसके लिए, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे होती है, एक हमारा होता है माइल्ड माइल्ड कंडीशन, फिर हमारा आता है मॉडरेट। आज सीवियर के लिए पूछ रहा है, हम पांचों के लिए देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना होता है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, सीवियर कंडीशन, फिर हमारा आता है एक्सट्रीम, और फिर आता है हमारा वेरी एक्सट्रीम, और हमारा एक आता है वेरी एक्सट्रीम। तो ये सब हमारी कुछ कंडीशन है जिसमें अगर हम बात करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, एक्सट्रीम और वेरी एक्सट्रीम। तो सबसे पहले जिस तरीके से याद करना चाहिए, देखिए अगर वेरी एक्सट्रीम की बात करें तो 0.4 हमारा वाटर सीमेंट का रेशियो रहना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा एक्सट्रीम के लिए हो जाता है 0.45, फिर हमारा 0.45, फिर उसके बाद हमारा आता है मॉडरेट के लिए 0.50,
और माइल्ड के लिए हो जाता है हमारा 0.55। तो देखो आप सारे ऑप्शन में दे रखे हैं। अगर आपको ये टेबल याद नहीं होगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और इसरो में पूछा गया है ये क्वेश्चन 2016 में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब लेवल हमारा थोड़ा हाई हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बहुत ईजी है, अगर आप ऐसे याद कर लो तो माइल्ड कंडीशन मॉडरेट हो जाएगा, फिर सीवियर, एक्सट्रीम, वेरी एक्सट्रीम। और आप देखो तो अगर हम 5 5 से इंक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब 4.4, फिर 0.45, 0.45, फिर 0.5 एंड 0.55। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नीशियस रॉक। तो अगर हम बात करें इनमें से कि कौन सा इग्नीशियस रॉक की एग्जाम्पल है। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें इग्नियस रॉक की, तो इग्नियस रॉक कौन से रॉक होते हैं, ये भी अब हमारे दो तरीके के। जब हमारा मोल्टन लावा कंसोलिडेफाई होने लगता है, जो मोल्टन लावा है, जो लावा हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे प्रेजेंट है, जब वो सॉलिडिफाई होने लगता है तो हमारे कौन से रॉक्स बनते हैं, हमारे इग्नियस रॉक बनते हैं। अब सबसे पहली बात, अगर वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर आके बन रहे हैं तो वो हमारे वोल्केनिक या फिर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं। वही अगर हमारे अर्थ सरफेस के अंदर बनते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं इंट्रूसिव। अगर हम अर्थ सरफेस के बाहर बन रहे हैं तो हम उन्हें बोलते हैं एक्सट्रूसिव। और अगर अर्थ सरफेस के अंदर बन रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं हम इंट्रूसिव। मॉल्टन लावा के सॉलिडिफाई होने से इग्नियस रॉक हमारे फॉर्म होते हैं। तो अब इनमें से एग्जाम्पल पूछ रहा है कि इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल कौन है इनमें से। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी। एक हो गया हमारा साइनाइट, जिसके भी पीछे थोड़ा सा ऐसे लिखा रहता है नाइट जैसा। तो एक हमारा हो गया साइनाइट। फिर हमारा हो गया ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, साइनाइट। उसके बाद हमारा डायोराइट, डायोराइट विल बी द गुड एग्जाम्पल, डायोराइट। गैब्रो, गैब्रो, GABBRO, गैब्रो हो गया। फिर हमारा बेसाल्ट, ट्रैप, ये सब जितने भी हैं, बेसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, ये सब हमारे इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। तो साइनाइट, ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, बेसाल्ट, ट्रैप। तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्ग्लोमेरेट, आर्कोसिस, सिस्ट और साइनाइट में से हमारा साइनाइट विल बी द करेक्ट आंसर। इग्नियस रॉक का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा वो साइनाइट है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं कॉन्ग्लोमेराइट की तो और आर्कोसिस की, तो ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। जो बड़ी बड़ी हमारी चट्टानें उनकी वेदरिंग की वजह से जो भी हमारे रॉक फॉर्म होते हैं उसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के वजह से, जो सेडिमेंट्स के इकट्ठे होने की वजह से, डिपोजिशन के वजह से जो हमारी रॉक फॉर्म हो रही है वो सेडिमेंट्री रॉक है। और कॉन्ग्लोमेराइट और आर्कोसिस उसी का अच्छा एग्जाम्पल है। चल वहीं पे अगर हम सिस्ट की बात करते हैं तो सिस्ट जो है हमारा वो मेटामॉर्फिक रॉक है। सिस्ट हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है जो हमारे सैंडस्टोन पे बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के वजह से जो फॉर्म होता है वो है हमारा सिस्ट। और सिस्ट हमारा एक मेटामॉर्फिक रॉक है। फिर वहीं पर अगर हम इग्नियस रॉक की बात करते हैं तो इग्नियस रॉक में हमने देखा गैब्रो, बेसाल्ट, ट्रैप, साइनाइट, ग्रेनाइट, डायोराइट, ये सब हमारे इग्नियस रॉक के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो ऊपर जो है वो मैचिंग लिखी हुई थी कि मैच द फॉलोइंग इन द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, वो सब हटा दिया मैंने। डायरेक्ट बताया कि एक तो ये ESC 1997 और HP SSC JEE 2021 में पूछा गया। तो ESC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे इन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बेसिस पे ये लोग क्वेश्चन को पूछते हैं। वेल वहीं पे अगर हम बात करें तो ये हमारा लिस्ट 1 मैचिंग करनी है हमें। ये टाइप्स ऑफ हमें कंडीशन दे रखी है और इसके एग्जाम्पल से हमें मैच करना है। तो अगर हम बात करते हैं डेसिडियस प्लांट की, डेसिडियस जो ट्रीज होती हैं जो हमें एक अपने नॉर्दर्न एरियाज में देखने को मिलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया में जो हमें ट्रीज देखने को मिलते हैं वो हमारे डेसिडियस होते हैं। वहीं पर अगर हम माउंटेन एरिया में जाएंगे तो हमें जो एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हमारे कॉनिफर्स होते हैं। इनकी जो लीव्स होती है वो थोड़ी कोन शेप में होती हैं, कोन शेप में तो होती हैं, और ये स्लिपरी बहुत होती हैं कि जो स्नो गिर रहा है तो वो उससे आराम से उनसे फॉल डाउन हो सके। और जो ये कॉनिफर होते हैं इनकी जो वुड होती है वो सॉफ्ट वुड होती है। वहीं पे अगर हम डेसिडियस की बात करें तो इनकी जो वुड होती है वो हार्ड वुड होती है। वेल अगर हम वहीं पे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक्सोजीनियस, जो एंडोजीनियस होते हैं वो इनसाइड, जो थोड़े थिन वुड्स होते हैं, जो थिन स्टेम होती है वो होती है हमारी एंडो। और जो वुड हमारी थोड़ी सी थिक होती है उन्हें बोलते हैं हम एक्सोजीनियस। और जो हमारी थिन होती है उन्हें बोलते हैं हम एंडोजीनियस। तो एंडोजीनियस की अगर हम बात करें तो बैम्बू विल बी द गुड एग्जाम्पल, और वहीं पे एक्सोजीनियस की बात करें तो यूकेलिप्टस विल बी द गुड एग्जाम्पल। तो अगर हम बात करें A का 2 आ रहा है, B का 1, फिर हमारा C का 4 और D का 3। तो दिस ऑप्शन विल बी 2 1 4 3, C विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डेसिडियस हार्डवुड, कॉनिफर हमारा सॉफ्टवुड, एंडोजीनियस हमारा बैम्बू और एक्सोजीनियस हमारा यूकेलिप्टस।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव इन ग्राम। सबसे पहली बात, जो एक्सप्लोजिव हम यूज करते हैं, एक्सप्लोजिव ग्राम्स में हमें उनकी क्वांटिटी बतानी है। किस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं? रिक्वायर्ड फॉर रॉक ब्लास्टिंग इन रफली एस्टिमेटेड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सबसे पहले बात, जब ब्लास्टिंग करते हैं तो उसके लिए जो हम एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला, मतलब एक रफली एस्टिमेट लगाएंगे कितना क्वांटिटी यूज होगा, वो भी ग्राम्स में बताने के लिए। तो इन चारों में से कौन से फॉर्मूले को हम यूज करेंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। एसएससी जेईई 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो अगर हम बात करते हैं तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, जहाँ पे एल हमारा क्या शो कर रहा है? लेंथ ऑफ लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अब सबसे पहली बात, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अब हो सकता है कि इस बार तो फॉर्मूला पूछ लिया, अगला तरीका क्या है इस क्वेश्चन को पूछने का, कि आपको दे सकता है कि लेंथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस हमने दे रखा है 1 मीटर, या फिर हो सकता है वो बोलते हैं कि लेंथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस दे रखा है 100 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है इस फॉर्मूले में ये हम मीटर में पुट करते हैं, तो आप इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करिएगा, फिर एल की वैल्यू पुट करके आप ये निकाल सकते हैं। क्वांटिटी ये किस में निकल के आएगी? हमारी ग्राम में निकल के आएगी। ये क्वांटिटी किसकी निकलेगी? हमारी एक्सप्लोजिव की, जो हम किस में यूज करेंगे? रॉक ब्लास्टिंग में यूज करेंगे। पहले अगर हम वहीं पे हम बात करते हैं रॉक ब्लास्टिंग में, जो हम एक क्वांटिटी यूज कर रहे हैं ये किस किस बातों पे डिपेंड करती है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि किन बातों पे डिपेंड करती है। तो ये डिपेंड करता है कि एक तो हमारे एक्सप्लोजिव की स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव पे डिपेंड करता है सबसे पहली बात, कि किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन, एक ऑप्शन दे देंगे और ये सारे ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे 1 2 2 3 ऐसे करके। तो याद रखना चाहिए कि एक तो स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव पे डिपेंड करता है, फिर नंबर ऑफ बोर होल, हमें कितने बोर होल को मतलब वो करना है, हमें एक्सप्लोड करना है, तो नंबर ऑफ बोर होल पे डिपेंड करता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो साइज और शेप पे, साइज और लोकेशन पे, साइज एंड प्लेस पे, किसकी प्लेस पे, कि एक्सप्लोजन जहाँ पे करना है हमें और उसका जिसका भी एक्सप्लोजन करना है उसका साइज क्या है, उसका लोकेशन क्या है। तो साइज एंड प्लेस ऑफ एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन एरिया वहाँ पर। और फिर सबसे लास्ट हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, कि मेथड ऑफ ब्लास्टिंग, हम कौन सा ब्लास्टिंग का मेथड को ले रहे हैं, मेथड हमने कौन सा यूज किया है, कौन सा सेलेक्ट किया है हमने कि हम इस मेथड से ब्लास्टिंग करेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव, नंबर ऑफ बोर होल्स, प्लेस ऑफ एक्सप्लोजन जहाँ पे हमें एक्सप्लोजन करना है उसका साइज क्या है, और हम कौन सा ब्लास्टिक मेथड यूज कर रहे हैं, इन सब बातों पे हमारी क्वांटिटी जो है एक्सप्लोजिव की वो भी डिपेंड करती है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीनेसिस इज अ केमिकली क्लासिफाइड एज एन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, वह पूछ रहा है कि केमिकली किस चीज से क्लासिफाइड है। वैसे ही कौन सा है रॉक, हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि केमिकली इसमें क्या है, क्या ये आर्गिलिशियस है? आर्गिलिशियस का मतलब क्या होगा कि एल्यूमिना और क्ले का अमाउंट ज़्यादा है, या फिर ये हमारा कैल्सेरियस है तो कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा है, या फिर सिलीशियस रॉक है। तो अगर केमिकली बेसिस पे हम इसको डिफाइन करें तो ये सिलीशियस रॉक है। डी विल बी द करेक्ट आंसर, ये सिलीशियस रॉक है। एच पी ट्रिपल एस सी जेई 2021, डी एम आर सी 2018, इवन ये एच डबल एस सी जेई 2015 में भी पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एन इग्नियस रॉक। तो अभी देखा था इग्नियस रॉक क्या होता है, मोल्टन लावा को जो सॉलिडिफाई करते हैं, मोल्टन लावा जब हमारा सॉलिडिफाई होता है उस वजह से जो हमारी रॉक्स फॉर्म होते हैं ये है ना अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं। इनमें स्ट्रेटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या है, लेयर्स में फॉर्म नहीं होते। ये एक पूरा लावा ऐसे यहाँ गिरा और ये सॉलिडिफाई हो गया, तो इसमें कोई लेयर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पे अगर हम सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो उसको स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें सेडिमेंट्स जो है वो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं और वो फिर फॉर्म करते हैं हमारा रॉक। इस वजह से वहां पर हमें सेडिमेंट्स का डिपोजिशन देखने को मिलता है, इसलिए वो स्ट्रेटिफाइड होते हैं, उसमें लेयर फॉर्मेशन देखने को मिलती है। वहीं पे हम इग्नियस रॉक की बात करें तो ये अनस्ट्रेटिफाइड है और ये इंट्रूसिव भी होते हैं। मतलब अगर अंदर ही हमारा मोल्टन लावा सॉलिडिफाई हो गया तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और अगर हमारा सरफेस के ऊपर हुआ तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो मार्बल और जेनेसिस ये हमारे मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल और जेनेसिस हमारे मेटामॉर्फिक रॉक हैं। वेल वहीं पे लाइमस्टोन की बात करें तो ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। लाइमस्टोन की बात करें तो ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। एसएससी जेईई 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और रियोलाइट, अब देखो हो सकता है रियोलाइट का एग्जाम्पल आपने इग्नियस रॉक के लिए नहीं सुना हो, लेकिन लाइमस्टोन बहुत कॉमन है, मार्बल और जेनेसिस बहुत कॉमन है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से पूछ लेंगे, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा शांत माइंड से ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चलोगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हमें ये नहीं पता रेलाइट हमारा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है कि नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री का है, मार्बल और जेनेसिस मेटामॉर्फिक के, तो ऑब्वियसली फिर सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर
igneous rock. Rhyolite will be the good example of igneous rock. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक साइड हमने नेम ऑफ स्टोन दे रखा है और एक साइड हमने यूज ऑफ स्टोन दे रखा है. इनको थोड़ा सा मैच करते हुए चलिए. 1995 में ईएससी में पूछा गया है. तो ग्रेनाइट किस लिए यूज किया जाता है पूछ रहे हैं. मार्बल किस लिए, चौक और लेटराइट किस लिए यूज किया जाता है. तो सबसे पहले अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट हमारा बेसाल्ट के लिए यूज किया जाता है. बेलास्ट के लिए, सॉरी बेसाल्ट बोल दिया मैंने, बेलास्ट के लिए यूज किया जाता है. वेल वहीं पे अगर हम मार्बल की बात करें तो मार्बल हमारा किस लिए यूज किया जाता है, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज किया जाता है. ब्यूटीफुल मार्बल हमारा ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए यूज किया जाता है. चौक को हम जो सीमेंट का मैन्युफैक्चर है वहां पर यूज करते हैं और लेटराइट को हम रफ स्टोन वर्क के लिए यूज करते हैं. तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ए का 2, बी का 1, सी का हमारा 4 है और डी का हमारा 3 है. तो 2, 1, 4, 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ग्रेनाइट हमारा बेलास्ट के लिए, मार्बल ऑर्नामेंटल वर्क के लिए, चौक हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के लिए एंड लेटराइट विल बी यूज्ड फॉर रफ स्टोन वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग्स टू. तो जो स्लेट और मार्बल है वो किस चीज को बिलोंग करते हैं. सबसे पहली बात, इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हमने देखे थे. वो कैसे बनता है, मोल्टन लावा के वजह से. थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं. मोल्टन लावा के वजह से. मेटामॉर्फिक रॉक किस लिए बनता है, किस तरीके से बनता है. तो मेटामॉर्फिक रॉक हमारा हीट और प्रेशर, जब हम हीट, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर प्रोवाइड करते हैं तो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है. सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, डिपोजिशन, डिकम्पोजिशन मुंह से निकल जाता है बार बार, बट वो डिपोजिशन है. किसके वजह से, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स के वजह से हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं. वहीं पे वो ये पूछ रहा है कि स्लेट और मार्बल जो स्टोन है वो किसको बिलोंग करता है. स्लेट की एक खास बात है, एक तो ये स्लेट में एक खास बात क्या है, ये वाटर को बहुत कम, लीस्ट वाटर एब्जॉर्ब करता है. ये लीस्ट वाटर एब्जॉर्ब करता है. और मार्बल की क्या खास बात है, ये डेकोरेटिव पर्पज से यूज़ किया जाता है, हमारा डेकोरेटिव पर्पज से यूज़ किया जाता है. और बहुत ही ब्यूटीफुल मार्बल के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम मार्बल्स को यूज़ करते हैं. और ये हमारा स्लेट जो है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है और जो मार्बल है वो भी हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है. लाइमस्टोन पर जब हम हीट और प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब लाइमस्टोन पर हम हीट और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारा मार्बल फॉर्म होता है. वेल वहीं पे जब हम शेल पर हम हीट एंड प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारा स्लेट फॉर्म होता है. तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो ये हमारे स्लेट और मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक को बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सम ऑफ द मिनरल्स आर लिस्टेड बिलो. तो ये हमें लिस्ट दे रखी है, टैल्क, फ्लोराइड, डायमंड, जिप्सम, क्वार्ट्ज एंड सेलाइट, कैल्साइट. तो इनकी हार्डनेस को जो है हमें मिनरल की सॉफ्ट से लेके हार्ड तक निकालना है. मतलब इंक्रीजिंग वैल्यू में लगाना है, हार्डनेस के टर्म्स में हमें इंक्रीजिंग में लगाना है. ओके, तो देखते हैं हार्डनेस ऑफ मिनरल्स की बात कर रहा है, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है सॉफ्ट टू लेके हार्ड तक. अब इसके लिए एक सबसे पहली बात, हार्डनेस ऑफ मिनरल किससे हम मेजर करते हैं, तो वो होता है हमारा मोस्ट नंबर से. मोस्ट नंबर से हम हार्डनेस ऑफ मिनरल्स मेजर करते हैं. अब इसके लिए एक टेबल है, इस टेबल को याद कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुकी हूँ. लेकिन एक ट्रिक है, टू गेट कैंडी फ्रॉम आंटी Aunt Fanny, to get candy from Aunt Fanny, quit teasing cousin Danny. So to get candy from Aunt Fanny, quit teasing cousin Danny. अब अगर हम बात करते तो इसको नंबर देते चलते हैं. ये जो नंबरिंग है ये हमारे मोस्ट नंबर है. तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब इनको नाम भी देते हुए चलते हैं. तो अगर हम इनकी नाम की बात करें तो कुछ और पेन से नाम देते हैं इनको. ठीक है, रेड से लेते हैं. सबसे पहला हमारा होता है टेल्क. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो टेल्क हो गया. फिर हमारा जिप्सम, देन कैल्साइट, देन फ्लोराइट, देन हमारा एपेटाइट, फिर हमारा ऑर्थोक्लेज फेल्ड्सपर. तो फेल्ड्सपर की वजह से एफ लिया है. ऑर्थोक्लेज फेल्ड्सपर. फिर हमारा क्यू से आता है क्वार्ट्स, देन टोपैज, then corundum, and from last one is D से Danny and D से diamond. Diamond is the hardest.
ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में बोला है टेल्क को लगाओ, फिर फ्लोराइड को, फिर डायमंड को। तो डायमंड हमारा सबसे लास्ट में है, तो 5 हमारा सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, 5 हमारा सबसे लास्ट में है, और टेल्क हमारा सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, टेल्क हमारा सबसे पहले है, तो टेल्क सबसे पहले हो गया, डायमंड हमारा सबसे लास्ट में हो गया। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन आएगा। तो अगर हम देखें तो फ्लोराइड पहले आ रहा है या कैल्साइट, तो पहले कैल्साइट पहले आए, तो हम पहले कैल्साइट को लगाएंगे। तो कैल्साइट हमारा 6 नंबर पे, तो पहले हम 6 को लगा देंगे। तो सी ऑप्शन आ रहा है हमारा। फिर हमारा, सॉरी, अगर हम कैल्साइट से पहले, मैंने जिप्सम नहीं देखा, तो सबसे पहले हमारा जिप्सम आएगा। जिप्सम के बाद हमारा कैल्साइट आएगा, तो 1 2 6, फिर हमारा फ्लोराइट आएगा, फिर हमारा क्वार्ट्ज आएगा। तो 1 2 6 3 4 5, 1 2 6 3 4 5, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ए, मैंने जिप्सम नहीं देखा था, इस वजह से मैंने पहले कैल्साइट लगा दिया। तो 1 2 6 3 4 5 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सॉफ्ट से लेके हार्ड की तरफ जा रहे हैं। तो अगर ये टेबल आपको याद है, तो आपके बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन जो हमारे हार्डनेस के ऊपर बनते हैं, वो बहुत आराम से फॉर्म हो जाएंगे। तो ये टेबल आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द लीस्ट डेंस रॉक आर फाउंड इन। तो अब हमारे पास ये देख रखा है हमें, जो अर्थ है हमारा, उसमें कोर होता है, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है। उसमें भी हमारा क्रस्ट में भी दो, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया और एक हमारा ओशियनिक क्रस्ट हो गया। तो उनमें भी सबसे जो लीस्ट डेंस, मतलब इतनी डेंस रॉक हमें नहीं मिलती, वो कहाँ मिलती है? तो वो है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमारे सबसे लीस्ट डेंस रॉक मिलती है। उससे ज़्यादा डेंस रॉक तो हमें ओशियनिक क्रस्ट में मिल जाती है। तो मेंटल, कोर और क्रस्ट में से सबसे पहली बात, ऑब्वियसली हमें लीस्ट डेंस रॉक हमें क्रस्ट में मिलेगी। लेकिन क्रस्ट में भी कौन सा याद रखना है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमें सबसे लीस्ट डेंस रॉक मिलेगी इन कंपेयर टू ओशनिक क्रस्ट में। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मार्बल इज क्वेराइड बाय। तो जो हम क्वेरिंग प्रोसेस करते हैं, उसमें मार्बल हमारा किस प्रोसेस से क्वेराइड होगा? ब्लास्टिंग से, हीटिंग से, एक्सकवेशन से, या फिर वेजिंग से? अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो SJVNL JEE 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करें मार्बल की, तो किस प्रोसेस से क्लोराइड होता है? तो वो है हमारा वेजिंग। वेजिंग विल बी द करेक्ट आंसर। जो भी हमारे सॉफ्ट रॉक्स होते हैं, जो सॉफ्ट रॉक होते हैं, उनके लिए हम ये वेजिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। वेजिंग की हेल्प से हम मार्बल को बाहर निकालते हैं। वेल, अगला क्वेश्चन हमारे इसी पेज पे है, तो देख लेते हैं इसको। आर्गिलियस रॉक एग्जांपल्स आर, तो स्लेट, ब्रिक, स्टोन, या नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा आर्गिलियस रॉक का एग्जांपल है? तो अगर आर्गिलियस रॉक की बात करें, तो ये हमारा क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक के नाम से भी जाना जाता है। क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक भी हम इसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारी क्ले और एल्यूमिना की मात्रा होती है। जो ये रॉक्स होते हैं, इनमें जो हमारा, अगर हम इसको केमिकली डिफाइन करें, तो इसमें क्ले और एल्यूमिना की जो मात्रा है वो ज़्यादा देखी जाती है, इसलिए आर्गिलियस रॉक बोला जाता है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, तो स्लेट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्लेट है वो आर्गिलियस रॉक का एग्जाम्पल है। वहीं पे अगर हम इसमें और देखें ऑप्शन, तो ऑप्शन की बात करें तो क्ले हो गया, मड स्टोन हो गए, ये सब भी हमारे एक अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मड स्टोन हो गया हमारा, क्ले हो गया, ये सब जो होते हैं एल्यूमिना और क्ले से रिच, जो हमारे केमिकली रिच हमारे रॉक्स हैं, इन्हें आर्गिलियस रॉक का एग्जाम्पल्स में हम इंक्लूड करते हैं। केरला ड्राफ्टमैन 2019 का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो बोल रहा है कि द मिनिमम लेंथ टू डायमीटर रेशियो, तो L/D का रेशियो पूछ रहा है, मिनिमम, वो भी द मिनिमम लेंथ टू डायमीटर रेशियो ऑफ द रॉक सैंपल नेसेसरी टू कंडक्ट यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो हम उस पर कौन सा टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं? यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं, विदाउट अप्लाइंग एनी करेक्शन फैक्टर। तो कोई भी करेक्शन फैक्टर हमने उसमें अप्लाई नहीं किया है, लेकिन हम उस रॉक पर यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। तो उसका जो मिनिमम लेंथ और डायमीटर का रेशियो वो कितना होना चाहिए, जब हम कोई भी करेक्शन फैक्टर को अप्लाई नहीं कर रहे? तो एटलीस्ट हमारा जो लेंथ अपॉन डायमीटर का रेशियो है वो अराउंड 2 से 2.5 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो वो एटलीस्ट हमारा L/D का रेशियो 2/2.5 के बीच में होना चाहिए। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि अ रॉक फॉर्मिंग मिनरल विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक माइका, तो इनमें से ओलिवाइन, मॉस्क्यूवाइट, मस्कोवाइट, डोलोमाइट और बायोटाइट, ये सब जो एग्जाम्पल है, हमारे मिजोरम PCS में पूछा गया है ये क्वेश्चन 2016 में। तो ये पूछ रहा है कि जो रॉक मिनरल है, इसे हम, इनमें से कौन से रॉक मिनरल को ब्लैक माइका भी कहते हैं? तो अगर ब्लैक माइका कहते हैं, तो किसी को व्हाइट माइका भी कहते होंगे। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा
तो बी से ब्लैक और बी से बायोटाइट याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बी से ब्लैक और बी से बायोटाइट, तो ब्लैक माइका हम बायोटाइट को कहते हैं, लेकिन व्हाइट माइका भी है कुछ जिसको हम मस्कोवाइट कहते हैं। तो व्हाइट माइका को हम मस्कोवाइट बोलते हैं। तो व्हाइट माइका विल बी द आंसर ऑफ मस्कोवाइट। लेकिन वहीं पे अगर हम ब्लैक माइका की बात करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में ब्लैक माइका के बारे में पूछा गया है, तो बायोटाइट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ब्लैक माइका। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट कंटेन सॉल्युबल सॉल्ट मोर देन। तो अगर हम बात करते हैं ए पी आंध्र प्रदेश पीएससी ए डबल ई 2011 में क्वेश्चन में पूछा गया है, वो भी पेपर 2 में पूछा गया है। बट अगर हम गुड बिल्डिंग स्टोन की बात करें तो सबसे पहली बात, क्या उसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स होने चाहिए? बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अगर हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन है हमारा, तो उसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स नहीं प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन अगर स्टिल वो प्रेजेंट भी हैं तो वो किस क्वांटिटी से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 5% विल बी द करेक्ट आंसर, कि वो 5% से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं गुड बिल्डिंग स्टोन की, तो एक तो ये स्ट्रांग होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए कि स्ट्रांग इनफ, तो जो हमारा लोड है वो अच्छे से बियर कर सके। ड्यूरेबल होने चाहिए, किसी भी वेदर में मतलब विद स्टैंड कर सके, उस वेदर को अच्छे से हैंडल कर सके। तो ड्यूरेबल होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए। और जो सॉल्युबल सॉल्ट की मात्रा है गुड बिल्डिंग स्टोन्स में, वो 5% से ज़्यादा तो किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। तो 5% विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एवरी ब्रिक, ब्रिक में प्रोड्यूसिंग क्ले 20 से 30% किसकी मात्रा होती है? तो अगर हम बात करते हैं कि जो चीफ कंस्टिट्यूएंट है हमारे ब्रिक में, उसमें 20 से 30% किसकी मात्रा होती है, तो आंसर हमारा एल्यूमिना हो जाएगा। लेकिन हम कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ब्रिक में, तो ब्रिक में हमारा होता है MiSAlO। तो अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा ब्रिक का कॉन्स्टिट्यूएंट है। एम से क्या हो जाएगा हमारा? मैग्नीशिया, मैग्नीशिया होना चाहिए, मैग्नीशिया होना चाहिए। एम से हमारा मैग्नीशिया। वेल, मैग्नीशिया कितना परसेंट प्रेजेंट होना चाहिए? सबके परसेंटेज याद होने चाहिए, तो वो हमारा 5% प्रेजेंट होना चाहिए। वेल, अगर हम आई से बात करते तो आई से हमारा हो जाता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा हमारा आई से। अगर हम आई से बात करते हैं तो हमारा आयरन ऑक्साइड, ये हमारा 8% तक हम इसको ले सकते हैं, 8%। वहीं पे एस से बात करते हैं तो वो हमारा सिलिका हो जाता है। सिलिका हमारा 55% तक प्रेजेंट हो सकता है, 55% तक। और अगर हम ए से बात करें तो हमारा एल्यूमिना, एल्यूमिना प्रेजेंट होता है। एल्यूमिना वो भी हमारा कितना 20 से 30% के बीच में, तो 20-30% ले लेते हैं। वहीं पे अगर एल से बात करें तो हमारा लाइम प्रेजेंट होता है। लाइम हमारा 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ओ से बात करें तो अदर्स, अदर्स में अगर हमने सबको इंक्लूड कर लिया तो 1% से ज़्यादा ये भी नहीं होना चाहिए। तो एम, एम से मैग्नीशिया 5%, आई से आयरन ऑक्साइड 8%, एस से बात करें सिलिका 55%, ए से बात करते हैं एल्यूमिना 30%, एल से लाइम 1%, अदर्स हमारे 1%। सो 20 से 30 की कैटेगरी में हमारा एल्यूमिना आ रहा है, तो एल्यूमिना विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन यहीं पे अब बात कर लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एल्यूमिना की, तो एल्यूमिना क्यों प्रेजेंट होता है? एल्यूमिना क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि ये क्या इम्पार्ट करता है? ये क्या इम्पार्ट करता है? अगर इम्पार्ट की बात करें, और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सेस होने की वजह से क्या दिक्कत देखने को मिलती है। अगर इम्पार्ट की बात करें तो ये प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। प्लास्टिसिटी, जो प्लास्टिक बिहेवियर है, प्लास्टिक नेचर है, वो इम्पार्ट करता है। लेकिन अगर 20 से 30% के बीच में है तो प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करेगा। लेकिन उससे ज़्यादा अगर हो गया, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो क्या होगा? वार्पिंग देखने को मिलेगी, श्रिंकेज देखने को मिलेगा, क्रैक देखने को मिलेगा। तो श्रिंक होगा, श्रिंक देखने को मिलेगा, वार्प देखने को मिलेगा, या फिर क्रैक्स देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, दूसरा हो गया हमारा सिलिका। सिलिका को क्यों प्रेजेंट किया जाता है? सिलिका हमारा 55% तक होता है, प्रतिशत तक होता है। तो ये क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है, टेक्सचर प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, टेक्सचर प्रोवाइड करता है हमारे ब्रिक को। वहीं पे लेकिन अगर एक्सिस में प्रेजेंट है, एक्सिस में प्रेजेंट है, तो सारे जो पार्टिकल्स के कोहेजन है, उनके बीच के कोहेजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय कोहेसिवनेस ऑफ द पार्टिकल, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या डिस्ट्रॉय कर देता है? कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बिटवीन में जो कोहेजन है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से क्या दिक्कत देखने को मिलती है? ब्रिटल बिहेवियर देखने को मिलता है। क्या बिहेवियर देखने को मिलता है हमें? ब्रिटल बिहेवियर देखने को मिलता है हमारे ब्रिक के अंदर। वहीं पे अगर हम लाइम की बात करें तो लाइम का क्या काम है? सारे पार्टिकल्स को बाइंड अप करने का। तो बाइंड ऑल द पार्टिकल, बाइंडिंग बिहेवियर शो करता है। बाइंड द ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द, जितने भी हमने चीज़ें मिलाई हैं उनको बाइंड करके रखने का काम हमारे लाइम का। इसलिए 1% हम दे देते हैं। लेकिन अगर 1% से ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा? जो हमारी ब्रिक है उसकी शेप लूज हो जाएगी, लूज देयर
शेप को सारा शेप जो भी हमारी शेप हमने प्रोवाइड की, एक रेक्टेंगल शेप प्रोवाइड की अपने हमने, वो लूज़ हो जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मैग्नीशिया की, मैग्नीशिया का क्या काम है? अगर हम मैग्नीशिया की बात करते हैं, वहीं पे मैग्नीशिया की अगर बात की जाए, तो मैग्नीशिया का क्या काम है? वो श्रिंकेज को डिक्रीज़ करता है। श्रिंकेज को क्या करता है? डिक्रीज़ करता है हमारे ब्रिक के अंदर। श्रिंकेज जो है हमारी, श्रिंकेज उसको क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। मैग्नीशिया का काम है श्रिंकेज को डिक्रीज़ करना। पर लेकिन अगर हमारी मैग्नीशिया जो है वो 5% से ज़्यादा हो गया, तो वो डिके कॉज़ कर सकता है, डिके कॉज़ कर देता है ब्रिक के अंदर। कॉज़ डिके इनसाइड द ब्रिक। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आयरन ऑक्साइड की, तो आयरन ऑक्साइड का काम क्या है? आयरन ऑक्साइड हमारा एक तो कलर प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं, तो कलर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बट अगर हमारे ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड्स की, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, अगर अगर हमारा 5 से 6% से ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? ये ब्लू ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ब्लू ब्लैकिश कलर के हमारे को ब्रिक्स देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखी कि एल्यूमिना प्रेजेंट है, ऑक्साइड्स प्रेजेंट हैं, सिलिका और अदर्स हमें लाइम प्रेजेंट है। तो सबसे अच्छा क्या है? अगर हम एल्यूमिना की बात करें तो वो इम्पार्ट करता है, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। लेकिन अगर उसी की दिक्कत हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा? वार्पिंग, श्रिंकेज देखने को मिलेगा। सिलिका की बात करें तो शेप और टेक्सचर प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर वो भी एक्सेस में है तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा सारे पार्टिकल के बीच की जो कोहेसिवनेस है, वो डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब कोई भी ब्रिटल बिहेवियर देखने को मिलेगा। लाइम की बात करते हैं तो सारे पार्टिकल को बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है, लेकिन अगर वो एक्सेस में प्रेजेंट होगा तो वो जो भी हमारी शेप है उसको लूज कर देगा। वहीं पे मैग्नीशिया की बात करते हैं तो वो श्रिंकेज को डिक्रीज करता है, लेकिन अगर ज़्यादा एक्सेस में हो गया तो हमारे ब्रिक को डिके कर सकता है। और आयरन ऑक्साइड क्या है कि रेड कलर इम्पार्ट करता है। कौन सा कलर इम्पार्ट करता है? रेड कलर इम्पार्ट करता है। लेकिन अगर 1% कुछ जो भी हमारा 5 से 6% है, उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो हमें ब्लू ब्लैकिश कलर देखने को मिलेगा। मतलब रेड कलर की जगह ब्लू ब्लैकिश कलर देखने को मिलेगा। तो 8% लिखा है, 5-6% ले लेते हैं इसको, अगर हम चल लें लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन अ स्टोन यूज्ड इन डॉक्स एंड हार्बर इज। तो डॉक और हार्बर में सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो स्टोन के ऊपर कौन सा टेस्ट करना चाहिए? तो अगर हार्डनेस की बात करें तो ये क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। हार्डनेस का टेस्ट हो गया, वर्केबिलिटी हो गई कि हम वर्केबल है कि नहीं है। वहीं पर टफनेस का टेस्ट हमारा इम्पैक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, इम्पैक्ट के लिए। हम हार्डनेस का टेस्ट हमारा क्रशिंग के लिए देखते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ है कि नहीं है। और अगर हम बात करें कि जो डॉक और हार्बर पे जो स्टोन प्रेजेंट है, उनमें कौन सा इंपॉर्टेंट टेस्ट हमें कंडक्ट करना चाहिए? तो वो है हमारा वेट टेस्ट। वेट टेस्ट हमें उस पर कंडक्ट करना चाहिए जो भी हमारे स्टोन्स डॉक और हार्बर पे यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्टोन सुटेबल फॉर रबल मेसनरी शुड बी। तो जो रबल, एक होता है हमारा रबल मेसनरी, एक होता है हमारा रबल मेसोनरी, और एक होता है हमारा एस्टलर मेसोनरी। एस्टलर मेसोनरी, तो ये हमारा कोर्स्ड है। मतलब ये थोड़ा सा मतलब सिस्टमेटिक वे में होता है, कि ऐसा नहीं कि कोई पत्थर बाहर आ रहा है कोई अंदर, थोड़ा कोर्स्ड वे में होता है। यही हमारा रबल मेसोनरी की बात करें तो ये अनकोर्स्ड होते हैं। और ये अनकोर्स्ड है किस वजह से? क्योंकि जो रबल मेसोनरी में स्टोन यूज करते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं इसलिए इसकी जो है जो इसको अच्छे से हम लगा नहीं पाते। रबल मेसोनरी का जो स्टोन है वो हार्ड होते हैं। हार्ड की वजह से हम उनकी ड्रेसिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते, और ड्रेसिंग प्रॉपरली ना करने की वजह से ये अनकोज्ड होते हैं, इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होते हैं। तो रबर मेसोनरी में हमारे कौन से स्टोन यूज होते हैं? वो है हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वॉल्यूम। अगर हम बात करें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि इस वाले पत्थर में सबसे लीस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी देखी जाती है। क्या वो ग्रेनाइट था, शेल, क्वार्ट्जाइट या फिर स्लेट? तो स्लेट विल बी द करेक्ट आंसर। इसको इसलिए हम रूफ पे या फिर जहाँ पे भी वाटर से रिलेटेड हमारा कोई भी काम है, हम अगर कोई भी स्टोन यूज़ करना है तो हम कौन सा स्टोन यूज़ करते हैं? वो है स्लेट। क्योंकि इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो मात्रा है, जो वाटर एब्जॉर्प्शन की खासियत है, वो बहुत कम है, बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वहीं पे बात रही अगर हमारी ग्रेनाइट की बात करें तो ये हमारा एक इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक तो है, ये मोल्टन लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है। इग्नियस रॉक है, और इसका मेन कंपोजिशन की बात करें तो क्वार्ट्ज और माइका, सिलिका। अगर हम ग्रेनाइट की बात करते हैं, ग्रेनाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा क्वार्ट्ज, माइका और सिलिका,
इन सब का मात्रा देखने को मिलती है। क्वार्ट्ज, माइका और सिलिका देखने को मिलता है। वेल ये जो है हमारा पॉलिश के लिए सबसे बेस्ट होता है। अगर ग्रेनाइट की बात करें, क्वेश्चन आता है कि पॉलिश के लिए कौन सा रॉक हमारा सबसे बढ़िया है, तो हम ग्रेनाइट को करेंगे। इसमें पॉलिशिंग बहुत अच्छी होती है, ऊपर से ये बहुत हैवी और स्ट्रांग होता है। हैवी और स्ट्रांग होता है, हैवी एंड स्ट्रांग है। और इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन जो है, वाटर एब्जॉर्प्शन इसकी है वो लेस देन 0.5% है, लेस देन 0.5% है। हैवी भी है और स्ट्रांग भी, और वाटर भी थोड़ा कम ही एब्जॉर्ब करता है। इस वजह से हम इसको डैम्स और ब्रिजेस में यूज़ करते हैं। इस वाले पत्थर को, जो ग्रेनाइट है, वो हमारा डैम्स और ब्रिजेस में यूज़ किया जाता है। वेल वहीं पे अगर हम क्वार्टजाइट की बात करें, क्वार्टजाइट हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। अगर हम क्वार्टजाइट की बात करें तो ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है, और शेल की बात करें तो ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है। वेल अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम वाटर एब्जॉर्ब कौन करता है, तो वो हमारा स्लेट है। वेल उससे, और अगर स्लेट के बाद देखें तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट विल बी द अच्छा आंसर, बट अभी यहाँ पर स्लेट है क्योंकि 0.5 से कम वाटर एब्जॉर्ब करता है। इस वजह से हम इसको डैम्स और ब्रिजेस में यूज करते हैं, किसको, ग्रेनाइट को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट अबाउट प्लाईवुड। अगर हम प्लाईवुड की बात करते हैं तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है प्लाईवुड के लिए। सबसे पहली बात, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है 3 और मोर वीनर्स इन ऑड नंबर आर प्लेस्ड ऑन वन एंड अनदर विद द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन इन ऑल layers are same, डायरेक्शन ऑफ ग्रेन्स इन ऑल लेयर्स आर सेम एंड 3 और ऑड नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है 4 और मोर वीनर। सबसे पहली बात, प्लाईवुड में हम ऑड नंबर्स लेते हैं, तो 4 वाला स्टेटमेंट तो हमें देख के 4 और मोर वीनर्स इन इवन नंबर कैंसिल कर देना है। स्टेटमेंट 4 और मोर वीनर्स इन इवन नंबर देख के कैंसिल कर देना है। अब वो बोल रहा है 3 और मोर वीनर्स इन ऑड नंबर। ठीक है, अच्छी बात है। आर प्लेस्ड वन अबव द अदर विद द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन सक्सेसिव लेयर्स एट राइट एंगल डिग्री। तो बिल्कुल सही बात है, हम इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन, सारी लेयर इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन्स नहीं होता, एक ऐसे है तो एक हमारा ऐसे होगा, फिर एक ऐसे है तो फिर एक हमारा ऐसे होगा। मतलब हम लेयर्स को 90 एंगल के एक दूसरे पे लगाते जाते हैं, तो 90 एंगल के इस पे हम लेयर्स को लगाते हैं वीनर्स, और वो हमारा 3 या फिर हमारे ऑड नंबर में चलता है। तो 3 से लेके 13 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। हम इसको प्रेशर, ग्लू से प्रेशराइज्ड करके इसको स्टिक करते हैं। तो ग्लू अंडर प्रेशर, हम इसको अंडर प्रेशर ग्लू करते हैं, अंडर प्रेशर रहता है ये, प्रेशर के तहत हम इसको चिपकाते हैं। 3 से लेके 13 के बीच की लेयर हो सकती है। अब इसमें एक बात है, सबसे आउटर जो विनर है, आउटर जो लेयर है हमारी, आउटर विनर है, उसको हम क्या बोलते हैं। अगर आउटर विनर शीट की बात करें तो उसको हम बोलते हैं फेस। अगर हम इनर प्लाई की बात करते हैं, जो इनर प्लाई है, जो इनर विनर शीट है हमारी, अगर हम उसकी बात करें, और जो कि पैरेलल है ग्रेन के, एक होगी जो पैरेलल होगी और एक होगी जो परपेंडिकुलर होगी। तो जो पैरेलल है, जो हमारी इनर प्लाई है, अगर हम उसको देखें, हमारी इनर प्लाई है, इनर जो विनर्स है हमारी प्लाई है, और वो क्या है, पैरेलल है ग्रेन्स के, उनको हम क्या नाम देंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, कोर। उनको हम नाम देते हैं कोर। वहीं पे वो इनर इंटीरियर पार्ट में ही है, इंटीरियर पार्ट में ही है, इंटीरियर प्लाई है, लेकिन वो अब किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ग्रेन्स के, ग्रेन्स के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, बैंड क्रॉस। इनको हम क्या बोलेंगे, बैंड क्रॉस। ठीक है, तो आउटर विनर को हमने क्या बोला था, आउटर विनर को हमने बोला था फेस, और हमारे इनर विनर को जो पैरेलल है उनको बोला हमने कोर, और जो हमारे परपेंडिकुलर हैं उनको हमने क्या बोला, बैंड क्रॉस। तो अब ये तो इम्पोर्टेंट है, और हम इसमें ऑड नंबर ऑफ विनर्स को लेते हैं, 3 से लेके 13 के बीच में, इसको अंडर प्रेशर हम स्टिक करते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहली बात इस क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एसएससी जेईई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक तो ऑड नंबर रहेंगे और 90 एंगल के 90 एंगल पे हम एक दूसरे को स्टिक करते हुए चलेंगे। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स द टाइप ऑफ ड्रेसिंग वेयर स्टोन्स आर मेड मोर और लेस स्मूथ यूजिंग सॉ और चीजल इज नोन एज। तो सॉ और चीजल की हेल्प से हम स्टोन को लेस या फिर मोर स्मूथ बनाते हैं, ये एक तरीके की ड्रेसिंग का टाइप है। तो स्टोन की जब ड्रेसिंग करते हैं, उसमें जब स्टोन को हम लेस या फिर मोर स्मूथ, कम या फिर ज़्यादा स्मूथ बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉ एंड चीजल,
इस काइंड ऑफ स्टोन ड्रेसिंग को हम किस क्या बोलते हैं? तो हैमर में अगर हैमर यूज़ करते हैं तो हैमर फिस्ट फिनिश बोलते हैं। पर यहाँ पर हमारी क्या है, सॉ और चीजल की बात हो रही, तो प्लेन फिनिश विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लेन फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड ग्रेवल एंड मूरम इज। तो ये 250, 350, 400 एंड 450, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर कॉम्पैक्टेड हमारा, जैसे कॉम्पैक्टेड ग्रेवल की बात करें, तो अगर कॉम्पैक्टेड है हमारे क्या क्या, क्ले, सैंड, ग्रेवल। अगर कॉम्पैक्टेड है हमारे क्ले, सेवन, सैंड और ग्रेवल, जिसमें हमारे ये भी आ गया क्वेश्चन का कॉम्पैक्टेड ग्रेवल एंड मूरम। तो अगर ये है और सॉफ्ट रॉक है, मतलब क्या क्या कॉम्पैक्टेड है, कॉम्पैक्टेड क्ले है, कॉम्पैक्टेड ग्रेवल है, कॉम्पैक्टेड सैंड है और हमारा सॉफ्ट रॉक है, इन सब की जो बियरिंग कैपेसिटी है, मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी है, वो हो जाएगी 450 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर इनमें से कोई भी आता है, कॉम्पैक्टेड क्ले आता है, कॉम्पैक्टेड सैंड, कॉम्पैक्टेड ग्रेवल, कॉम्पैक्टेड मूरम या फिर सॉफ्ट रॉक, तो 450 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा इसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर पूछ लेता है ब्लैक कॉटन सॉइल की बताओ भाई, ब्लैक कॉटन सॉइल की बता दो मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी, तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है हमारा, उसमें मॉन्टेमोरलाइट प्रेजेंट होता है, तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। इस वजह से उसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉफ्ट रॉक की बात हो रही है, एक लूज ग्रेवल भी होता है। अगर हम लूज ग्रेवल की बात करें, लूज ग्रेवल की बात करते हैं, लूज ग्रेवल की बात करें तो उसकी कितनी हो जाएगी, तो 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मॉन्ट मोरिलोनाइट प्रेजेंट होता है हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल में, इस वजह से उसकी बेयरिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हो जाएगा 150 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। वेल वहीं पे जितने भी कॉम्पैक्टेड क्ले, सैंड, ग्रेवल या फिर सॉफ्ट रॉक, इनकी हो जाएगी बियरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी 450 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं अपने लूज ग्रेवल की, ग्रेवल जो हमारे लूज हैं उनकी अगर हम बात करें, तो 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 450 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पायर्स इज। तो बहुत मोस्ट सुटेबल बिल्डिंग पायर्स के लिए, जो पियर्स हमारे होते हैं, उनके लिए सबसे सुटेबल बिल्डिंग स्टोन कौन सा है? अगर हम बात करें तो मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन या फिर ग्रेनाइट। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ग्रेनाइट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ग्रेनाइट की जो कैपेसिटी अभी हमने देखी थी, ग्रेनाइट एक हार्ड मटेरियल है, हार्ड और ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है और इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन भी बहुत कम होती है। तो हम ग्रेनाइट को एक मोस्ट सुटेबल स्टोन की तरह हम यूज़ करते हैं इन कंपेयर टू और जितने ऑप्शन हमारे गिवन हैं। गुड रेजिस्टेंस शो करता है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, फायर रेजिस्टेंस शो करता है, फायर रेजिस्टेंस है, और इसके बाद एब्रेशन है। इसका एब्रेशन के लिए मतलब एब्रेशन वैल्यू इसकी बहुत हाई है, ये एक रेजिस्टेंस शो करता है एब्रेशन के प्रति, एब्रेशन के प्रति है रेजिस्टेंस शो करता है, हाई स्ट्रेंथ है, अच्छी सारी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, एक्सीलेंट बिल्डिंग मटेरियल की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ग्रेनाइट विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टोन इज सेड टू बी हाई इफ द टफनेस इंडेक्स ऑफ द स्टोन इन द इम्पैक्ट टेस्ट इज। तो स्टोन को हम बहुत हाई टफनेस में बोलेंगे अगर उसका टफनेस हमारा क्या है, मतलब इनमें से जितनी भी वैल्यू दे रखी है, लेस देन 9, मोर देन 9, लेस देन 19, मोर देन 19, इनमें से हम कब उसे हाई टफनेस बोलेंगे? अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, तो मोर देन 19 होगी तो हम उसे हाई बोलेंगे। यहीं पे अगर हम कुछ वैल्यू देख लेते हैं, अगर लेस देन 13 है, फिर 13 से लेकर 19 के बीच में है और ग्रेटर देन 19 है, तो अगर लेस देन 13 है तो हम इसे लो टफनेस बोलते हैं, टफनेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो। वहीं पे 13 से लेके 19 के बीच में तो हम उसे मीडियम टफनेस बोलेंगे। वेल अगर ग्रेटर देन 19 है तो उसे हाई टफनेस बोलेंगे। हाई टफनेस की क्वांटिटी में हम उस स्टोन को इंक्लूड करेंगे। तो लेस देन 19 है लो, 13 से 19 के बीच में है तो 13 से 19 के बीच में है तो मीडियम, एंड ग्रेटर देन 19 है तो हाई टफनेस वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ईएससी 2017 का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है कि IS 3583 refers to burnt clay paving bricks, 5779 refers to burnt clay soiling bricks, 3952 refers to burnt clay hollow bricks, या फिर
2 4 times 2 refers to burnt clay lay bricks। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। देखो आईएस कोड इतनी जल्दी याद नहीं होते, लेकिन अगर ईएससी में पूछा है तो ये तीनों आईएस कोड याद होने चाहिए कि 3583 रिफर्स टू बर्न्ट क्ले पेविंग ब्रिक्स, 5779 बर्न्ट क्ले सॉइलिंग ब्रिक्स एंड 3952 बर्न्ट क्ले हॉलो ब्रिक्स। तो ये तीनों आईएएस कोड इनको बिलोंग कर रहे हैं, तो ए 1 2 3 सही है, इसका मतलब ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। लेकिन ये जो 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 है, ये किसको करता है? तो ये परफोरेटेड क्ले ब्रिक्स को, परफोरेटेड क्ले ब्रिक्स की आईएएस कोड है ये, परफोरेटेड क्ले ब्रिक्स। इस वजह से ये फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है, इस वजह से हमारा 1 2 3 सही है और ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन द डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेसेंस इज मोर देन 10% बट लेस देन 50% ऑफ द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द ब्रिक, द प्रेजेंस ऑफ एफ्लोरेसेंस इज मॉडरेट, स्लाइट, हैवी, सीरियस। तो ये क्वेश्चन ईएससी 2020 में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इंक्लूड किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो कैटेगरी देखते हुए चलते हैं कि अगर लेस देन 10% है, तो लेस देन 10% है तो उसको हम नो एफ्लोरेसेंस की कंडीशन में देखेंगे। लेकिन अगर ग्रेटर देन 10% है, ग्रेटर देन 10% है या फिर 10% के अप्रॉक्सीमेट है, तो हम उसको स्लाइट की कंडीशन में देखेंगे। स्लाइट मतलब 10% तक नियर बाय पहुंच रहा है, तो स्लाइट कंडीशन में, स्लाइट एफ्लोरेसेंस की कंडीशन में देखा जाएगा। वहीं पे अगर वो मोर देन 10 है, 10% से तो ज्यादा है लेकिन लेस देन 50% है, लेस देन 15% है, 50% है, तो हम उसे मॉडरेट एफ्लोरेसेंस की कंडीशन में देखेंगे। वहीं पे वो ग्रेटर देन 50% है, अगर वो 50% से भी ज्यादा हो गया तो हम उसे हैवी की कंडीशन में देखेंगे, हैवी कंडीशन में देखा जाएगा। लेकिन सीरियस कंडीशन कब होगी? वो 50% से तो ज्यादा वो पाउडर फॉर्म आने लगे, हमारा पाउडर फॉर्म, व्हाइट पाउडर फॉर्म हमें सरफेस पे देखने लगे, फ्लेकिंग देखने को लगे, हमारा जो सरफेस है वो फ्लेकिंग देखने को लगे, जो हमारे ऊपर की लेयर है वो डिस्पैच होने लगे जिस भी सरफेस पे है, तो पाउडर फॉर्म सॉल्ट जो है वो हमारे बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ जाएं, अबव द सरफेस आ जाएं, फ्लेकिंग होने लगे, वो पूरा हटने लगे, तो मतलब ये एकदम सीरियस कंडीशन है, हमारे सीरियस एफ्लोरेंस की कंडीशन है। लेकिन अभी यहाँ पर मोर देन 10% एंड लेस देन 15% टू द एक्सपोज्ड एरिया पूछ रहे हैं, तो वो हमारा मॉडरेट हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर वो पाउडर फॉर्म में ऊपर सरफेस पे आ जाए, फ्लैकिंग देखने को लगे, डिस्पैच होने लगे हमारे ऊपर की लेयर, तो वो हमारा सीरियस कंडीशन में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिफैक्ट्री ब्रिक्स इन फर्नेसेस। तो अगर हम फर्नेसेस में बात करें, जो रिफैक्ट्री ब्रिक्स बनती है, जो हमारे बिल्कुल भी मतलब हाई टेम्परेचर पे बनाई जाती है और ये फायर रेजिस्टेंस ब्रिक्स में काउंट की जाती है, तो इस फर्नेसेस में जो हम रिफैक्ट्री ब्रिक्स बनाते हैं उनके लिए जो स्टेटमेंट है इनको हमें कंसिडर करना है। तो द फर्नेस इज फायर्ड एट द टेम्परेचर मोर देन 1700, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि जो फर्नेस है वो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा उसका टेम्परेचर होता है, इसलिए तो रिफैक्ट्री ब्रिक्स है जो हमारे फायर रेजिस्टेंस ब्रिक्स में काउंट की जाती है। वहीं पे सिलिका कंटेंट इन द सॉइल इज लेस देन 40%, बिल्कुल गलत, 90% से ऊपर होता है। सिलिका कंटेंट इन दिस सॉइल इज ग्रेटर देन 90%, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। वेल वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक शुड बी नॉट एक्सीड 10%, ऑब्वियसली 10% भी हम नहीं चाहते कि 10% भी पहुंचे, पर हाँ 10% से भी ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन, तो ये थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। क्रोम ब्रिक्स आर नोन एज बेसिक ब्रिक्स, नो, क्रोम ब्रिक्स आर नॉट नोन एज बेसिक ब्रिक्स, हम उनको न्यूट्रल ब्रिक्स बोलते हैं। क्रोम ब्रिक्स आर नोन एज न्यूट्रल ब्रिक्स। अगर हम क्रोम ब्रिक्स की बात करें तो वो न्यूट्रल ब्रिक्स में काउंट की जाती है। ईएससी 2015 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो कौन कौन से करेक्ट है, पूछ रहा है कौन कौन से करेक्ट हैं, तो हमारा 1 और 3 करेक्ट है, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वहीं पर अगर वो इनकरेक्ट पूछता तो कौन कौन से इनकरेक्ट थे? हमारा 2, क्योंकि उसमें 90% से लिखा प्रेजेंट होना चाहिए, और क्रोम ब्रिक्स बिकॉज वो ब्रिक्स न्यूट्रल होती हैं, बेसिक नहीं होती हैं, सो 2 और 4 हो जाता है उसका आंसर। ईएससी का 2017 का क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फील्ड टेस्ट टू जज हार्डनेस ऑफ द burnt brick is तो dropping it in on the ground from the height of 1 meter, any of these इनमें से कोई भी, is striking two bricks against each other and listening the sound, stretching the surface of a brick with a nail। तो देखो हार्डनेस चेक करना है, हार्डनेस चेक करना है, तो हम जो ब्रिक है उसको फील्ड में किस तरीके से चेक करते हैं, जो हमारा नेल है उससे हम स्क्रैच करके जो सरफेस है उसको स्क्रैच करके देखते हैं। अगर वो स्क्रैच हो रहा है तो मतलब उसकी हार्डनेस बेकार है, इतनी नहीं है, तो हम स्क्रैच करके नेल से देखते हैं, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं पे स्ट्राइक करके जो देखा जाता है उसकी साउंडनेस को देखा जाता है, चेक किया जाता है, और ड्रॉप करके हम उसकी
ये देख रहे हैं कि ये वो कितने 1 मीटर से वो ब्रेक डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब उसकी टफनेस को चेक कर रहे हैं। तो ड्रॉप करके हमने उसकी टफनेस को चेक किया, पर यहाँ पे क्वेश्चन में उसकी हार्डनेस को पूछा जा रहा है। तो स्क्रैच करके विद द हेल्प ऑफ योर नेल हम फील्ड पे जब जो हमारा ब्रिक है उसको, बर्न ब्रिक है उसको, जो हम स्क्रैच करके देखते हैं तो उससे हम अपने हार्डनेस को चेक करते हैं ब्रिक्स की। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कॉज ऑफ ब्लॉटिंग ऑफ ब्रिक्स। ब्लॉटिंग मतलब क्या है? फूल जाना। ब्रिक्स के फूल जाने की वजह क्या है इनमें से? तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बोनेशियस मैटर इन द क्ले। सही बात है, कार्बोनेशियस मैटर के होने की प्रेजेंस की वजह से एक तो ब्लॉटिंग देखने को मिलती है, क्योंकि वो जब रिएक्ट करता है तो उसके वजह से उसमें एक स्वेलिंग पावर आ जाती है, स्वेल करने लगता है। वेल वहीं पे प्रेजेंस ऑफ गैस फॉर्मिंग मटेरियल इन द क्ले, बिल्कुल सही बात है, गैस का अगर गैस भी उस मटेरियल में प्रेजेंट है तो ब्लॉटिंग देखने को मिलेगी। एंड बैड और रैपिड बर्निंग ऑफ अ ब्रिक। सही बात है, अगर अच्छे से रैपिड बर्निंग कर दिया, फिर अच्छे से हमने उसकी बर्निंग नहीं की है, मतलब क्या है कि मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट है, और जब वो बाद में धीरे धीरे अपने आप इवोपरेट होने लगेगा वाटर, तो वहां पर क्या है, हमें एक वॉइड देखने को मिलेगा, ब्लॉटिंग देखने को मिलेगी। तो इस वजह से क्या है कि ब्लॉटिंग के ये तीनों ही कार्बोनेशियस मटेरियल होने की वजह से, गैस फॉर्मिंग मटेरियल होने की वजह से, और रैपिड बर्निंग या बैड बर्निंग होने की वजह से, सबके वजह से, ये ऑल आर द कॉजेज ऑफ ब्लॉटिंग ऑफ ब्रिक्स। तो ब्लॉटिंग ऑफ ब्रिक्स इन सब की रीजंस की वजह से देखने को मिलता है। वेल ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी ऑल आर द कॉजेज ऑफ द ब्लॉटिंग ऑफ द ब्रिक्स। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज क्रशिंग एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्डेड ब्रिक्स इन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज। तो अगर हम बात करते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ की, एक एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारे ब्रिक की कितनी होनी चाहिए? तो 60,000 होनी चाहिए हमारी किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर क्रशिंग स्ट्रेंथ। और हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो 2000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि 60,000 हमारे एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए मोल्डेड, हैंड मोल्डेड ब्रिक्स की। हैंड मोल्डेड ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, और टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी 2000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए हमारे हैंड मोल्डेड ब्रिक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले। अगर एल्यूमिना की प्रेजेंस हमारी ज्यादा है, तो याद हो, अगर एल्यूमिना प्रेजेंट है हमारा, तो वो प्लास्टिसिटी जैसी अच्छी कंडीशन को प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर एल्यूमिना जो परसेंटेज हमारा प्रोवाइड होना चाहिए उससे ज्यादा प्रेजेंट है, तो वो हमारी जो क्ले है, जो हमारा क्ले है, उसको क्या कर देगा? क्रैक, श्रिंकेज प्रोवाइड कर देगा, वार्पिंग देखने को मिलेगी, उसमें क्रैक्स देखने को मिलेंगे ड्राई होने पर। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर कि मेक द ब्रिक्स क्रैक एंड वार्पिंग ऑन द ड्राइंग। चेंजिंग द कलर रेड टू येलो, रेड टू येलो कौन करता था? या फिर अगर हम बात करें तो रेड कलर कौन प्रोवाइड करता है ब्रिंक में? हमारा ऑक्साइड्स ऑफ लाइम, वहीं ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं येलो, तो मैग्नीशिया टिंट येलो कलर प्रोवाइड करता था। लेकिन अगर रेड कलर जो हमारा लाइम है, सॉरी जो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन है, अगर वो परसेंटेज से ज्यादा हो जाएंगे तो ब्लैकिश ब्लू कलर के ब्रिक्स देखने को मिलेंगे। वेल वहीं पे अगर हम येलो, जो हमारा येलो कलर प्रोवाइड कर रहा है वो है मैग्नीशिया, मैग्नीशिया को अगर हमने ज्यादा प्रोवाइड कर दिया तो हमें डिके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सिलिका, सिलिका हमारा एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करा रहा था, टेक्सचर प्रोवाइड करा रहा था। लेकिन अगर सिलिका की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाएगी तो वो ब्रिटल बिहेवियर शो करने को मिलेगा। तो अगर ब्रिटल और वीक है तो किसकी परसेंटेज ज़्यादा हो गई है? सिलिका की परसेंटेज ज़्यादा हो गई है हमारे ब्रिक के कंपोजिशन में। वेल वहीं पे अगर हम लाइम की बाइंड करें, तो लाइम की अगर बात करते तो वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करते हैं उसकी एक्सेस हो जाने की वजह से, तो एक्सेसिव लाइम की वजह से जो शेप है वो अपनी शेप को लूज करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर IS 1077 फॉर अ ब्रिक ऑफ क्लास डेजिग्नेशन 30, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है? 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उससे कम नहीं। मतलब ये एक हाई क्लास ब्रिक है। व्हेन टेस्टेड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन after immersion in cold water for 24 hours, the water absorption of the mass shall not be more than। अगर हम हाई क्लास की बात करें, ये जैसे है कि ये वाली ब्रिक जो है ये हाई क्लास ब्रिक है, अगर इसकी बात करें तो 15% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन रेट नहीं होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेल वहीं पे अगर हम फर्स्ट क्लास की बात करें, सेकंड क्लास की बात करें और थर्ड क्लास ब्रिक की बात करें, तो 20% से ज़्यादा फर्स्ट क्लास ब्रिक में वाटर एब्जॉर्प्शन रेट नहीं होना चाहिए, 22% से ज़्यादा सेकंड क्लास ब्रिक में नहीं देखने को मिलना चाहिए, और 25% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन थर्ड क्लास ब्रिक में हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। वहीं पे अगर
अगर हम हाई क्लास ब्रिक्स की बात करते हैं तो 15% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब उसको नहीं करना चाहिए, तो 15% विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड। देख लो आप कितने एग्जाम में पूछा गया, असम, गुजरात, यूपी डी ट्रिपल एस बी, यूपी आरबीएनएल, महाराष्ट्र एसएससी जेई 2017, पंजाब 2016, आरआरबी 2014। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंड के ब्लो होने की वजह से, विंड के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमें कौन सी सॉइल देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं विंड के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमें एवलिन सॉइल देखने को मिलती है, ये हमें मोस्टली जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें तो ये रनिंग वाटर की वजह से देखने को मिलती है। अगर आपने इस पर हमारा लेक्चर नहीं देखा तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आप उसको जरूर जाकर देख सकते हो, विद द इमेजेस हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है। वेल वहीं पे अगर हम लेक्यूस्ट्राइन सॉइल की बात करें तो ये जैसे रनिंग वाटर की वजह से एलुवियल देखने को मिली, लेक की वजह से लेक्यूस्ट्राइन सॉइल देखने को मिलती है। और जो सी वाटर है, सी वाटर के डिकम्पोजिशन और डिपोजिशन की वजह से जो सैंड हमारी सी वाटर की वजह से डिपोजिट होती है उसको हम बोलते हैं मेराइन सॉइल। बट यहाँ पर सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड, विंड की वजह से कौन सी सॉइल देखने को मिल रही है, तो वो है हमारी एओलियन सॉइल। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द इन्वेंटर ऑफ द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज which scientist is associated with the theory of soil mechanics and the father of soil mechanics is। तो अगर हम बात करते तो मिजोरम हो गया, TSPSC, GSSS या फिर मिजोरम DSSS मेंस में, SSC JEE 2020 मॉर्निंग में पूछा गया है। तो ये सारे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स या फिर जो साइंटिस्ट हमारे सॉइल मैकेनिक्स टर्म से या फिर इसकी थ्योरी से जो रिलेटेड है वो कौन है। कार्ल तरजाकी हैं, क्रे हैं, हेनकेल है या फिर फेलेनियस है। तो अगर हम बात करते हैं तो कार्ल तरजाकी जी ने सबसे ज़्यादा हमारे जो सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट है उनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड कॉन्सेप्ट को इन्होंने खोज की है, उन पे काम किया है। तो ताल तरजाकी इज कॉल्ड कार्ल तरजाकी इज कॉल्ड द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कार्ल तरजाकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लांटिंग ट्रीज वुड रिड्यूस द पॉल्यूशन बाय सेडिमेंट्स एंड विल आल्सो प्रिवेंट। तो देखो बेसिकली अब क्या है कि प्लांट, हमने ट्री प्लांट किया तो इसमें जो रूट्स होती है ना, ये क्या करते हैं, इनका बहुत बड़ा काम है। जैसे ही हमने ट्री को प्लांट किया तो ये जो रूट्स होती है इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे नेचर को सेव करने में। नेचर को क्या कहते हैं, अब ये जो है सॉइल को मतलब सॉइल को जो है सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करके रखते हैं, सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करके रहते हैं। तो या फ्लड आए या फिर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिले तो ये हमारा, अभी जैसे आपने हिमाचल में देखा, उत्तराखंड में देखा, कितना ज़्यादा डैमेज देखने को मिला है। वैसे ही हम डेवलपमेंट के नाम पे नेचर के प्लांट्स को कट करते जा रहे हैं, ट्रीज को कट करते जा रहे हैं, तो डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है और सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। यही हम अब अंडमान निकोबार में करने वाले हैं। तो हमें डेवलपमेंट तो करना है लेकिन पॉल्यूशन को और जो सॉइल इरोजन है, तो सॉइल इरोजन, सॉइल को ये क्या करता है, पकड़ के रखता है, सॉइल को होल्ड करके रखने का काम हमारे प्लांट्स का है, ट्रीज का है, रूट्स का है। अब वही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, सॉइल लूज हो जाएगी। तो जब बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा तो सॉइल एक संग अपनी इरोड होने लगेगी, इरोड होने लगेगी तो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो प्लांट हमारे पॉल्यूशन को तो रिड्यूस करता ही करता है, साथ में सॉइल इरोजन को भी बचाता है, सॉइल इरोजन होने से प्रिवेंट करता है। तो ये DSSS JEE 2021 का क्वेश्चन है और सॉइल इरोजन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो वो बोल रहा है लेक्यूस्ट्राइन सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट। देख सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DMRC में 2 बार पूछा गया है, फिर महाराष्ट्र में ESC 1996 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और SSC JEE में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम बात करते हैं लेक्यूस्ट्राइन सॉइल की, तो लेक्यूस्ट्राइन सॉइल क्या, हमारे विंड से जो होते हैं वो एओलियन सॉइल होते हैं। एओलियन सॉइल आर द विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रिवर से बात करते हैं, अगर रिवर्स की बात करें तो रिवर की वजह से हमें एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलते हैं, एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलते हैं। सी से बात करें तो हमें मेरीन सॉइल देखने को मिलते हैं और लेक्यूस्ट्राइन सॉइल हमारे लेक्स की वजह से देखने को मिलते हैं। जो लेक्स की वजह से ट्रांसपोर्ट होते हैं और डिपॉजिट होते हैं वो हमारे लेक्यूस्ट्राइन सॉइल है। वहीं पर अगर ग्रेविटी की वजह से हम बात करें, ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी जो हमें सॉइल देखने को मिलती है उन्हें हम बोलते हैं टेलस, टेलस या फिर को एल्यूवियल सॉइल, क्यो एल्यूवियल सॉइल भी हम इसको देखने को बोलते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से जो हमें सॉइल देखने को मिलती है वो हमारे टेलस या फिर को एल्यूवियल सॉइल होती है। वहीं पे अगर हम ड्रिफ्ट की बात करें, ड्रिफ्ट की बात करते हैं, अगर ड्रिफ्ट की बात करें तो ये हमें ग्लेशियर्स के वजह से जो देखने को मिलती है, ग्लेशियल सॉइल जो होती है वो हमारी ड्रिफ्ट है। तो बहुत सारी सॉइल को हमने डिस्कस कर लिया है, इसका एक लेक्चर हमारा पड़ा हुआ है, आप जाके उसे भी देख सकते हो। तो ड्रिफ्ट की वजह से हमें ग्लेशियल सेल्स देखने को मिलती है। बट इस क्वेश्चन का आंसर हमारा लेक हो जाएगा, लेक इज द आंसर, इसके वजह से हमारी सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द सॉइल विच एग्जिबिट कोहेजन बट द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस इज जीरो। तो ऐसी कौन सी सॉइल, देखो दो चीज होती है, एक होता है हमारा एंगल ऑफ रेजिस्टेंस, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल जिसे हम फाई बोलते हैं, और एक होता है हमारा कोहेजन। तो अगर हमारा सिर्फ कोहेजन की बात करते हैं, हमें कोहेजन देखने को मिल रहा है और शेयरिंग रेजिस्टेंस जीरो है, तो ये हमारे क्ले में देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम सैंड की बात करते हैं तो सैंड में हमें कोहेजन लेस बोला जाता है, सैंड को कोहेजन लेस बोला जाता है, कोहेजन देखने को नहीं मिलेगा लेकिन फ्रिक्शन एंगल देखने को मिलेगा। और सिल्ट है उसमें दोनों को देखा जाता है, उसमें सी की वैल्यू भी मिलेगी, कुछ कोहेजन भी होगा और उसमें कुछ फ्रिक्शन एंगल भी होगा, तो सिल्ट को हम इन दोनों के बीच में रखते हैं। तो अगर ये बात कर रहा है कि एक कोहेजन तो दिखाता है बट शेयरिंग रेजिस्टेंस जीरो है, तो ये कौन सी वाली सॉइल हो गई, क्ले, क्ले या फिर कोहेसिव सॉइल। तो हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगी हमारी प्योरली कोहेसिव सॉइल। तो प्योरली कोहेसिव सॉइल की बात करते हैं तो ये हमारा डी विल बी द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कोहेजन लेस सॉइल। अब भाई देखो कितने एग्जाम से पूछा गया, इतने सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। एसएससी हो गया, पी ट्रिपल एस बी हो गया, इसरो हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट मिजोरम में, तो ये सब डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोहेजन लेस सॉइल जिसमें कोहेजन नहीं होता। कोहेजन लेस सॉइल किसको बोलते हैं, तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि इसमें फ्रिक्शन एंगल देखने को मिलता है लेकिन सी की वैल्यू जीरो होती है, कोहेसिव बिल्कुल नहीं है। कोहेजन लेस सॉइल किसे बोलते हैं हम, सैंड में। अगर कोहेसिव भी है और फ्रिक्शन एंगल भी है तो वो सिल्ट हो जाएगा, और सिर्फ कोहेसिव देखने को मिलता है, कोहेसिव प्योरली कोहेसिव सॉइल, तो वो हमारी क्ले हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो वो बोल रहा है कि जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो जियोलॉजिकल साइकिल होती है, उसकी फॉर्मेशन की एक साइकिल होती है। अगर हम उस साइकिल की बात करें तो उसको समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एक पेरेंट रॉक होगा, पेरेंट रॉक होगा उसका हमारा डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, एक पेरेंट रॉक है उसकी डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगी। फिर हो सकता है कि पेरेंट रॉक के वहीं पे रिसाइड कर जाए तो उन सॉइल को हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। अगर वो पेरेंट रॉक के पास ही डिकम्पोज होने के बाद रिसाइड कर गई तो रेसिडुअल सॉइल। और अगर वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, जिसकी सॉइल को हम पढ़ते हो रनिंग वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, ग्लेशियर्स के थ्रू, ग्रेविटी के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल, तो इन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुआ। तो ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होगा, वो डिकम्पोज होंगी, वो डिपॉजिट होती हैं, फिर वो एक जगह डिपॉजिट होने लगती हैं। ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो डिपॉजिट होने लगेंगी एक जगह, ट्रांसपोर्ट हुई फिर डिपॉजिट होने लगी, और जब वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाती है तो अपहीवल, मतलब फिर से एक बड़ी चट्टान देखने को मिलती है, अपहीवल देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएंगे तो इकट्ठा हो जाएंगे सारे सैंड के पार्टिकल्स, सारे सेडिमेंट्स, तो अपहीवल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या देखने को मिला आपको, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, वेदरिंग। तो सबसे पहले आपकी पेरेंट रॉक की वेदरिंग होगी, वहीं रिसाइड हो गया तो रेसिडियल सॉइल मिला। अगर ट्रांसपोर्ट हुआ तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल देखने को मिलेगा। फिर डिकम्पोजिशन, वो सॉरी डिपोजिशन होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा अपहीवल होता है। तो वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेदरिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन और फिर अपहीवल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो अपहीवल सबसे लास्ट है और वेदरिंग हमारा सबसे पहले देखने को मिलता है। वहीं पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोहेसिव सॉइल आर। तो कोहेसिव सॉइल क्या है, पुअर फॉर बैकफिल ड्यू टू लार्ज लेटरल प्रेशर, गुड फॉर बैकफिल ड्यू टू हाई शेयर स्ट्रेंथ, गुड फॉर बैकफिल ड्यू टू लो लेटरल प्रेशर। अगर हम बात करें तो लेटरल प्रेशर जो होता है, जो लेटरल प्रेशर लगता है, उसके लिए हमारी जो कोहेसिव सॉइल है वो गुड है या फिर बैड है, पुअर है बैकफिल में यूज करने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं कोहेसिव सॉइल की, तो लार्ज लेटरल प्रेशर की वजह से, लेटरल प्रेशर के लार्ज होने की वजह से ये एक अच्छी बैकफिल की तरह यूज नहीं किया जाता। तो इट इज वेरी पुअर फॉर बैकफिल प्रेशर ड्यू टू लार्ज लेटरल प्रेशर। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोल रहा है क्यूमुलॉइड सॉइल आर कंसिस्टेड ऑफ तो ह्यूमस, मक, मार्ल गुम्बो या फिर मार्ल हुमस या फिर पीट या फिर मक। तो इन किसके कॉम्बिनेशन को हम क्यूमुलॉइड सॉइल बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीट और मक, पीट प्लस मक के कॉम्बिनेशन को हम क्यूमुलॉइड सॉइल बोलते हैं। क्यूमुलॉज सॉइल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ पीट एंड मक। पीट और मक दोनों ही हमारे ऑर्गेनिक सॉइल हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें देखे जाते हैं, और ये हमारे क्यूमुलॉइड सॉइल कहा जाता है इसे। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, पीट एंड मक consistently called cumuloid soil. Next question देखते हैं, which of the following statement is correct? Both peat and muck are organic soil. Both peat and muck are inorganic soil. बिल्कुल गलत। Peat is organic soil whereas muck is an inorganic soil. गलत। Peat is inorganic soil whereas muck is an organic soil. ये भी गलत। बोथ पीट एंड मक बोथ आर ऑर्गेनिक सॉइल, और इन्हें अभी क्या बोलते हैं, जस्ट अभी देखा है, इन दोनों को हम बोलते हैं क्यूमुलॉइड सॉइल। क्यूमुलॉइड सॉइल के नाम से इनको जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लुइसिस इज अ सिल्ट डिपॉजिट बाय विंड, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो विंड के डिपोजिशन की वजह से जो सॉइल है वो हमारी लुइसिस है, ल्योस है, या इस द दीज डिपॉजिट हैव लो डेंसिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी, हाई डेंसिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी, हाई डेंसिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, लो डेंसिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो ये जो सॉइल है बेसिकली, सबसे पहली बात तो ये विंड के डिकम्पोजिशन, वो सॉरी, विंड के डिपोजिशन की वजह से होती है। जब भी विंड चलेगी तो ये चलेगी। अगर विंड चल रही है और उसके संग चल रही है तो सबसे पहली बात तो ये लो डेंसिटी है भाई। विंड अगर इसको ब्लो करके ले जा पा रही है तो ये कैसी सॉइल होगी, लो डेंसिटी होगी। और जब आप इसमें वाटर डालोगे ना, ये कंप्रेस हो जाती है बहुत जल्दी। तो ये क्या है, हाई कंप्रेसिबल है और लो डेंसिटी है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन साइट के लिए तो बिल्कुल अच्छी भी नहीं है। इस सॉइल को हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो लो डेंसिटी है क्योंकि ये सॉइल के संग ब्लो कर सकती है विंड के संग, और ये हाई कंप्रेसिबल है। तो इसकी लो डेंसिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख ही रहे हो, बहुत सारे एग्जाम में पूछेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन ड्यू टू। ब्लैक कॉटन सॉइल, सबसे पहली बात अगर हम ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करें तो इसमें हमारे एक अलग ही मिनरल पाया जाता है, जैसे हम बोलते हैं मॉन्ट मोरिलोनाइट। अब इसके पाने की वजह से इसकी जो सारी कंडीशन है मॉन्ट मोरिलोनाइट, इसकी कंडीशन चेंज हो जाती है। अब क्या है, ये फाउंडेशन के लिए अनसुटेबल क्यों है ये पूछ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोहेसिव है, या फिर उसकी परमेबिलिटी अनसर्टेन है, या फिर लो बियरिंग कैपेसिटी है, या फिर वॉल्यूमेट्रिक चेंज देखने को मिलता है मॉइस्चर की वजह से। तो अगर हम देखें, बात करें तो मॉन्ट मोरिलोनाइट है और ये महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में पाया जाता है, और ये कॉटन की फसल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें, जब वाटर का जो अमाउंट है, वाटर कंटेंट हम इसमें इंक्रीज करते हैं तो इसमें आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। जैसी बहुत बारिश हो जाएगी, किच 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 सा हो जाएगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, स्वेल होने लगता है, चलो ठीक है। पर वाटर का कंटेंट अगर हम इसको डिक्रीज करना चाहें, मान लो मैंने इसको वाटर निकाला, वाटर का कंटेंट जैसे डिक्रीज करना चाहते हैं, ये श्रिंकेज फैसिलिटी दिखाने लगता है, ये श्रिंकेज की पॉसिबिलिटी दिखाने लगता है, श्रिंक होने लगता है। तो मतलब जैसे ही वाटर की मात्रा ज़्यादा की तो स्वेलिंग, कम की तो श्रिंकेज दिखाने लगता है। तो जैसे जैसे मॉइस्चर चेंज होता है इसके वॉल्यूम में चेंज होने लगता है। इस वजह से ये फाउंडेशन के लिए अनसुटेबल है, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलेगा। फाउंडेशन का काम क्या है, जो पूरा सुपर स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है उसको बियर करना और उसको नीचे सॉइल तक पास कराना। लेकिन ये वॉल्यूम, जैसी मॉइस्चर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज दिखाने को मिलता है। इसी वजह से ब्लैक कॉटन सॉइल इज वेरी अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इतने सारे एग्जाम में पूछा गया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो बोल रहे हैं अ लॉन्ग सोन टिम्बर पीस विद पैरेलल साइड हैविंग थिकनेस लेस देन 50, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेस देन 50 थिकनेस है और विड्थ हमारी मोर देन 50 है। तो अगर हम बात करते हैं थिकनेस लेस देन 50 हो और विड्थ हमारी 50 या फिर 50 से ज़्यादा हो जाए, से, दोनों में की बात हो रही है, तो ये वाली कंडीशन हमारी प्लैंक की होती है, प्लैंक की कंडीशन होती है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करते हैं बोर्ड की, तो थिकनेस अगर मेरी 50 है, 50 मेरी थिकनेस है, और मेरी जो विड्थ है 200 या 200 से ज़्यादा हो जाए, 200 या 200 तक हो या 200 से ज़्यादा होता है, तो उसे हम बोलते हैं बोर्ड। वो हमारा बोर्ड की कंडीशन हो जाती है, जो ये टिम्बर मार्केट में यूज़ किया जाता है। अगर ये वाली डायमेंशंस में आता है, थिकनेस हमारी 50 है और विड्थ हमारी 200 से ज़्यादा है, तो वो बोर्ड हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें स्कैंटलिंग की, अगर स्कैंटलिंग की बात करते हैं तो ये हमारे डिफरेंट साइजेस में देखी जाती है। टिम्बर पीसेस जो है हमारे डिफरेंट साइजेस में देखी जाती है, और ये किससे मिलते हैं, जो लॉग है हमारा, लॉग होते हैं, जो टिम्बर के लॉग होते हैं उससे कट करके हम इसको बनाते हैं। और इसकी थिकनेस हमारी 50 से कम और विड्थ हमारी 200 से कम होती है। तो थिकनेस हमारी 50 से कम होनी चाहिए और विड्थ हमारी 200 से कम होनी चाहिए, तो वो स्कैंटलिंग कंडीशन में देखी जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा प्लैंक है, और ये डी ट्रिपल एस बी जेई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफेक्ट ऑफ अ ट्री कॉज्ड बाय इंजरी सस्टेन ड्यूरिंग इट्स यंग एज आर कॉल्ड बर्ड्स, नॉट, शेक्स एंड अपसेट। तो अगर हम बात करते हैं कि इंजरी जो कि यंग एज पर देखने को मिलती है, हमारे डिफेक्ट ऑफ ट्रीज में काउंट किया जाता है, तो बर्ड्स विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं यंग एज में जो इंजरी देखने को मिली, वो हमारा बर्ड्स हो गया। लेकिन नॉट्स की बात करें तो जो हार्ट होता है हमारा, हार्ट होता है टिम्बर का पार्ट, उसमें जब हमें डिफेक्ट देखने को मिलता है तो हमारे नॉट्स देखने को मिलते हैं। ये भी हमारा एक नेचुरल डिफेक्ट है। अपसेट भी हमारा एक नेचुरल डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि विंड के ब्लो होने के वजह से, जो हमारे विंड के ब्लो होने की वजह से जो हमारे टिम्बर के फाइबर्स हैं वो क्रश होने लगते हैं, कंप्रेस होने लगते हैं,
बहुत ज़्यादा फास्ट विंड ब्लो होने के वजह से, तो विंड ब्लो होने की वजह से जो हमारे फाइबर्स है टिम्बर के, वो जब क्रश होने लगते हैं, उन पे कंप्रेशन पड़ने लगता है, तो अपसेट देखने को मिलता है। पहले शेक्स भी हमारे बहुत टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे स्टार शेक देखने को मिलेगा, कप शेक देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, स्टार शेक में क्या होता है कि जो बाहर से वाइड होते हैं और अंदर की तरफ जाते जाते वो थोड़े से कम डिस्टेंस कवर करने लगते हैं, तो ये स्टार शेक देखने को मिलता है, कप शेक देखने को मिलता है, रिंग शेक देखने को मिलता है। तो ये सब हमारे डिफेक्ट्स हैं। और ये दो डिफेक्ट की बात कर रहा है कि द डिफेक्ट ऑफ अ ट्री कॉज्ड बाय द इंजरी सस्टेन ड्यूरिंग इट्स यंग एज आर कॉल्ड। यंग एज पे जब उसको देखने को मिलता है वो होता है बर्ड्स। वहीं पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो बोल रहा है कि ये पिगमेंट जो हम सीमेंट में यूज़ करते हैं और क्या कलर हमें ऑब्टेन होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वेल अगर हमें इसमें पेंट में भी हमने इस क्वेश्चन को देखा था, पर यहाँ पे हम सीमेंट के लिए देखने वाला है। तो हम ये देखते हैं कि क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं, क्लोराइड हमारा क्या गिवन करता है, तो क्लोराइड हमारा ग्रीन कलर को देता है। कोबाल्ट की बात करते हैं तो वो हमारा ब्लू कलर देता है। आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं तो वो हमारा रेड कलर देता है। और वहीं पे हम मैग्नीज ऑक्साइड की बात करें तो ब्राउन और ब्लैक कलर देता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ए का हमारा सी हो गया, ए सी। A will be matching with C, chloride green, cobalt blue, then it is D, iron oxide red, then C will be B, and मैग्नीज ऑक्साइड विल बी गिविंग द ब्राउन एंड ब्लैक कलर इन द सीमेंट। तो ये हमारा डी का ए हो गया। तो सी डी बी ए मीन्स डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमेंट में जो हमारी सारे पिगमेंट है ये हमें कौन कौन से कलर प्रोवाइड करते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर। सबसे पहली बात हम टिम्बर के इस पोर्शन को ये देख ही लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है पिथ। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा होता है पिथ, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, फिर हमारा एक और सर्कल हो गया। तो पिथ के बाद ये हो गया मेरा पिथ, फिर मेरा आता है हार्ट, फिर हमें हार्ट देखने को मिलता है, हार्टवुड, फिर हमारा हार्टवुड होता है, फिर हमें देखने को मिलता है सैप। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा होता है सैप वुड, जो कि बाद में ही हमारा हार्ट में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद अगर हम उसकी बात करें तो हमें देखने को मिलता है कैम्बियम लेयर, फिर हमें एक कैम्बियम लेयर देखने को मिलती है, फिर हमें इनर बार्क देखने को मिलता है, और फिर हमें आउटर बार्क देखने को मिलता है। तो अब इसके बाद अगर सैपवुड के बाद बात करें तो कैम्बियम लेयर देखने को मिलती है। सो दिस इज कॉल्ड कैम्बियम लेयर, फिर हमें एक कैम्बियम लेयर देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे अगर बात करते हैं तो हमारा होता है इनर बार्क, और फिर हमारा आउटर बार्क। तो अगर मैं इनर बार्क को दिखाना चाहूँ तो ये कुछ इस कलर से होगी। ये इनर बार्क है मेरी, इनर बार्क की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ये मेरा जो इनसाइड का पोर्शन है, जैसे ये इनसाइड का जो पोर्शन है, ये हो गया मेरा इनर बार्क, और ये मेरा हो गया आउटर बार्क। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आउटर बार्क, ये हो गया आउटर बार्क, और ये हमारा हो गया इनर बार्क। तो ये सब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोजीनियस ट्री है। ये क्रॉस सेक्शन है हमारा ट्री का। जब हम इसको वुड को काटेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला कि अगर हम बात करते हैं सैपवुड, फिर सॉरी सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला, फिथ। फिथ के बाद हमें देखने को मिला हार्टवुड, सैपवुड, कैम्बियम लेयर, इनर बार्क, आउटर बार्क। तो अब ये पूछ रहा है कि द पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर इज कॉल्ड सैपवुड। आप देख सकते हो हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में हमें क्या देखने को मिला था। तो हार्टवुड यहाँ पर है हमारा 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन एंड 4 पोजीशन। तो हमें हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में हमें सैपवुड देखने को मिला था। तो सैपवुड विल बी द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द टिम्बर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम felled tree is classified based on the position of the tree as IS 399 belongs to। तो अगर हम बात करते हैं, कुछ ऑप्शन समझते हुए चलते हैं। एक है रफ टिम्बर। रफ्ट टिम्बर हमें फेल ट्री के वजह से मिलता है। जो हम फेल्ड, जो गिर जाते हैं ट्री, उससे जो एक्सट्रैक्ट करते हैं टिम्बर, उसे हम बोलते हैं फेल्ड ट्री। क्वेश्चन में भी यही पूछा है। और अगर हम लिविंग ट्री, जो हमारा लिविंग ट्री है, उसके वजह से हम निकालते हैं तो हम उसे बोलते हैं स्टैंडिंग टिम्बर। अगर हम लिविंग ट्री से जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग टिम्बर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो लॉग्स ऑफ टिम्बर होते हैं, हम उसको कन्वर्ट करके मार्केट में यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्टेड टिम्बर। एक और होता है हमारा कन्वर्टेड टिम्बर, उसमें क्या है, हम मार्केट में यूज करते हैं टिम्बर को, लॉग्स को यूज करके। वेल अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ अ
टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ वुड फॉर कंडक्टिंग अ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। अगर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं, सबसे पहली बात ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हम किस लिए कंडक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस को पता करने के लिए कि किस चीज़ से रेजिस्टेंस है हमारे टिम्बर का, फंगाई से, इंसेक्ट से, या डिफरेंट डिफरेंट जो भी केमिकल है हमारा, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में वाइट एंड्स हैं, फंगाई हैं, जो भी रॉटिंग है देखने को मिल रही है, उसके लिए हमारा ये टिम्बर ड्यूरेबल है कि नहीं है। तो हम उसके लिए टेस्ट स्पेसिमेन के लिए एक वुड लेते हैं, और उस टेस्ट स्पेसिमेन की जो डायमेंशन है, स्टैंडर्ड डायमेंशन, अगर उसकी बात करें, एसएससी जेईई 2020 में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, एसएससी जेईई 2020 में क्वेश्चन पूछा है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 600 × 50 × 50 mm। तो हम जो डायमेंशन लेंगे एक टेस्ट स्पेसिमेन का, वो है हमारा 600 × 50 × 50। वेल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अपने नोट्स में इंक्लूड करते हुए चलिएगा। लेकिन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन आ ट्री द कैम्बियम लेयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन। अगर हम बात करें तो अभी जस्ट हमने देखा था कैम्बियम लेयर किस किस के बीच में प्रेजेंट है, तो थर्ड नंबर पे सैपवुड है और फिर हमारा इनर बार्क है। तो अब वो बोल रहा है कि इनर बार्क, वो मतलब कैम्बियम लेयर हमारा किस किस के बीच में प्रेजेंट है, कैम्बियम लेयर हमारा सैपवुड और इनर बार्क के बीच में प्रेजेंट है। तो ये बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसलिए वो टिम्बर का जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है। ईएससी 2005 में, जेपीएससी एई में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टिम्बर का जो डायग्राम है आपको आना चाहिए। तो इनर बार्क और सैपवुड के बीच में हमारा कैम्बियम लेयर सिचुएटेड है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये ईएससी 2005 में मैचिंग पूछा गया था। मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम टेकिंग भी होते हैं थोड़े से। तो हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। फाइबर वुड किस लिए यूज़ किया जाता है, हार्ड वुड किस लिए यूज़ किया जाता है, लैमिनेटेड किस लिए यूज़ किया जाता है, और प्लाईवुड किस लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हम मुझे देखो, सबसे पहले मुझे प्लाईवुड के बारे में पता है भाई। प्लाईवुड मेरा जो विंडो है, जो मेरी डोर्स है, उसके पैनलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं इसको मैच कर दूँ, मतलब डी का 1 हो गया, इसका मतलब सी का 4 हो गया। तो सी का 4 हो गया, तो लैमिनेटेड वुड जो है आर्चेज और ट्रसेस के लिए यूज़ किया जाएगा। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं फाइबर बोर्ड की, तो फाइबर बोर्ड हमारा इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको पता हो तो इंसुलेशन के लिए हमारा फाइबर बोर्ड यूज़ किया जाता है। और स्कैंटलिंग अभी हमने देखा था। स्कैंटलिंग क्या होती थी? स्कैंटलिंग वो कंडीशन थी जिसमें हम लॉग को यूज़ करते थे, जिसकी थिकनेस हमारी 50 mm से कम और विड्थ हमारी 200 mm से कम होनी चाहिए थी। तो हार्डवुड हमारा स्कैंटलिंग के लिए हो गया। तो फाइबर बोर्ड हमारा 2, सो 2, 3 and 4 1। So 2 3 4 1, 2 3 4 1 means C will be the correct option। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा C will be the correct option हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि नेकिंग इज आ, तो मेकिंग अ नॉच बिलो अ बर्ड बाय रिमूविंग द वेज शेप पीस ऑफ द बाक। तो वेज शेप में जो हम बाक की शेप, बाक में हम कुछ कटिंग वटिंग करके जो वेज शेप में जो पीस निकालते हैं, वो बिलो द बर्ड होता है या फिर वही नॉच हमारा अबव द बर्ड होता है। तो नेकिंग किसे कहते हैं? या फिर सर्कुलर रिंग ऑफ बार्क ऑफ अबाउट 3 सेंटीमीटर लेंथ इज रिमूव्ड। ये तो पहली बात, तो हम वेज शेप में ही नॉच को रिमूव करते हैं। अब वो इम्पोर्टेंट ये है कि क्या वो अबव द बर्ड होता है या फिर बिलो द बर्ड होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो कतई गलत है। अब सबसे पहली बात, नेकिंग क्या है? वो बिलो अ बर्ड बाय रिमूविंग वेज शेप पीस ऑफ अ बार्क। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारा 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर है मेकिंग। नेकिंग क्या है कि मेकिंग अ नॉच, एक नॉच बनाते हैं हम बर्ड के नीचे, बिलो अ बर्ड बाय रिमूविंग वेज शेप में हम एक पीस ऑफ बार्क को रिमूव करते हैं, अबव नहीं नीचे, और एक नॉच शेप में, वेज शेप में रिमूव करते हैं और नॉच बनाते हैं। वेल, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, जो मैंने कमेंट सेक्शन में आपको बोला था, मे बी मेरे को लगता है कि जिन जिनको आता था उन्होंने ये क्वेश्चन का जरूर आंसर किया होगा कि द क्रिटिकल पाथ इन पर्ट रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये लाइन गलत है। वो लॉन्गेस्ट पाथ है हमारे प्रोजेक्ट नेटवर्क का। इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ अ प्रोजेक्ट नेटवर्क। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक्टिविटीज ऑन क्रिटिकल पाथ हैव जीरो स्लैक टाइम, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। आई होप जिन जिन ने आंसर किया है उनका ये बिल्कुल करेक्ट होगा, और जिनका नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने क्वेश्चन सीख लिया है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आए होंगे और आपने अपने नोट्स में इनको इंक्लूड करते हुए चले होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड शेयर द चैनल।